हम लोग सेशन शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए हैं। इट इज ऑलमोस्ट 9:50। तो हमारा सेशन चलेगा, ऐसा आप मान के चलिए, 11:30 तक। 11:30 तक हमारा सेशन चलने वाला है। हम लोगों ने बहुत ही फटाफट हम लोगों ने चीजें कवर की है। आप वो लिंक के ऊपर आप, ठीक है, मुझसे बात कर सकते हैं, मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। यू कैन डू इट ऑन द लिंक। ठीक है। हम लोगों ने सेशन के पहले फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने कोर ऑडिट प्रोसेस कवर किया। ऐसे 200 हम लोगों ने कवर किया। 210 हम लोगों ने कवर किया। और आप सब लोग के इतने पॉजिटिव रिप्लाईज है इससे, और एवरीथिंग इज गोइंग गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी गो टू नेक्स्ट ऐसे। अब आपके पास वी गो टू ऐसे 220। ऐसे 220 के ऊपर आइए। क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर है। इट इज ऑन क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी मतलब क्या? ठीक है। क्वालिटी मतलब दो चीजें। जब ऑडिट की शुरुआत से लेके एंड तक, ऑडिट के पहले स्टेप से आखिरी स्टेप तक, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, इनिशियल कामों से लेकर आखिरी रिपोर्टिंग तक सब कुछ सिस्टमैटिकली हो। सबसे बड़ा लॉ, उसके नीचे के रूल्स रेगुलेशंस, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, गाइडेंस नोट, इंस्टीट्यूट के अनाउंसमेंट्स, उसके हिसाब से हो। जब व्हेन ऑडिट वर्क फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड एवरीथिंग इज डन सिस्टमैटिकली एज पर लॉ रूल्स। लॉ, देखो मेरे दिमाग में एक सीक्वेंस सेट है। लॉ रूल्स रेगुलेशंस, उसके बाद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, गाइडेंस नोट्स, इंस्टीट्यूट के गाइडलाइंस, अनाउंसमेंट्स, पहला। और दूसरा, जो एंड रिजल्ट निकल के आ रहा है, द एंड रिपोर्ट विच इज गिवन इन द सर्कमस्टांसेस इज अप्रोप्रिएट, बहुत ही रिलायबल हो। अगर ये दो चीजें हो, काम शुरुआत से लेकर आखिर तक सिस्टमैटिकली हो और रिपोर्ट बहुत ही रिलायबल हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटी ऑडिट। आज के डेट में क्वालिटी को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन क्वालिटी। ठीक है। क्वालिटी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है साहब। अब क्वालिटी को मेंटेन करना लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज भी है। सीए फर्म के पास में 500 क्लाइंट्स है। 500 क्लाइंट्स है और साल भर में ऑन एन एवरेज 4 रिपोर्ट जाती है। 500 इंटू 4, 2000, 2000 रिपोर्ट्स। सब में काम बराबर होना चाहिए, रिपोर्ट रिलायबल होनी चाहिए। इट्स अ बिग चैलेंज। इसीलिए इसीलिए दो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। एक है एसक्यूसी 1 और एक है ऐसे 220। एसक्यूसी 1 किसके लिए है? फर्म लेवल। फर्म एज अ होल, फर्म लेवल पे, सीए फर्म ने फर्म लेवल पे सबने मिलकर, पूरे फर्म के अंदर सपोज 15 पार्टनर्स है और 1000 एम्प्लॉयज है। फर्म लेवल पर ऐसे कौन सी पॉलिसीज बनानी चाहिए, ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स यूज करने चाहिए, ऐसे कौन सी सिस्टम्स बनाने चाहिए ताकि क्वालिटी काम हो। पूरे फर्म में जहां पर भी अश्योरेंस का काम चल रहा है, जहां पर भी हम लोग कमेंट कर रहे हैं रिलायबिलिटी ऑफ डेटा के ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, फाइनेंशियल डेटा के ऊपर, अश्योरेंस का काम जहां पर भी कर रहे हैं, हम लोगों को ठीक है, कॉन्फिडेंस ऑब्टेन करके लोगों को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट भरोसेमंद है कि नहीं, ये बता रहे। पूरे फर्म में जहां पर भी अश्योरेंस का काम चल रहा है, ठीक है, कॉन्फिडेंस देने का काम चल रहा है, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल डेटा के ऊपर बात चल रही है, वो सबकी क्वालिटी मेंटेन करनी चाहिए। इसके लिए कैसी पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स, प्रोसीजर्स होनी चाहिए, ये एसक्यूसी 1 में दिया है। स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल एसक्यूसी 1 के अंदर दिया है। जैसे एसक्यूसी 1 में एग्जांपल, एसक्यूसी 1 में ऐसा लिखा है, एसक्यूसी 1 में ऐसा लिखा है कि हम लोगों ने फर्म लेवल पर ठीक है, एडिक्वेट स्टाफ होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे स्टाफ का रिक्रूटमेंट होना चाहिए, रिक्रूटमेंट के बाद में उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ट्रेनिंग के बाद में उनको एथिक्स के बारे में बताना चाहिए, उनके एग्जामिनेशंस होने चाहिए, फिर हमने उनको ऑडिट करने के लिए भेजना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे कि अच्छे स्टाफ को रिक्रूट करेंगे, अच्छे से उनको ट्रेन करेंगे, अच्छे से उनको गाइड करेंगे, तो सभी असाइनमेंट्स अच्छे से होंगे। इट विल मेंटेन क्वालिटी। ऐसी बातें, फर्म लेवल पर जितने असाइनमेंट्स हो रहे हैं, सभी असाइनमेंट्स में क्वालिटी मेंटेन हो, बरकरार हो, इसके लिए कैसी पॉलिसीज बनाना, प्रोसीजर्स बनाना, ये एसक्यूसी 1 में दिया है। अब
इंडिविजुअल असाइनमेंट में उसको इंप्लीमेंट कैसे करना, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको इंप्लीमेंट कैसे करना, इसके लिए हमारे पास में है SA 220। तो फर्म लेवल पर किस तरह की पॉलिसीज बनाना, किस तरह की प्रोसीजर्स बनाना, किस तरह का सिस्टम बनाना, ये SQC 1 में है। असाइनमेंट लेवल पर उसको कैसे इंप्लीमेंट करना, ये SA 220 में दिया हुआ है। नाउ इट्स अ बिग चैलेंज टू मेंटेन क्वालिटी, ठीक है। इसीलिए उन्होंने बोला है, उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए, इन पॉइंट्स के ऊपर आप अगर आप फोकस करोगे ना, ठीक है, इन पॉइंट्स के ऊपर अगर आप फोकस करोगे, इफ विल फोकस ऑन दीज पॉइंट्स, अगर आप ये पॉइंट्स के ऊपर फोकस करोगे, ठीक है, तो क्वालिटी इंप्रूव होगी। और उन्होंने इन पॉइंट्स को बोला है एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ये एलिमेंट्स पे ध्यान दो, क्वालिटी विल इंप्रूव। एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल देखो, ऐसे 220, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था, कोई बात नहीं, लेट्स सी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ऐसे, ठीक है, SQC 1 हम लोगों को, ठीक है, फर्म लेवल पे क्या करें ये हमको बताता है, और SA 220 हमको बोलता है उसको इंप्लीमेंट कैसे करें। और ये दोनों भी एक ही बात बोलते हैं कि आप 6 एलिमेंट्स पे फोकस करो, यू फोकस ऑन 6 एलिमेंट्स। ये 6 एलिमेंट्स पे अगर आप फोकस करोगे तो क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, क्वालिटी विल इंप्रूव ड्रास्टिकली, ठीक है, क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी साहब। नाउ अब क्वालिटी इंप्रूव होगी, अब ये 6 एलिमेंट्स कौन से, व्हाट आर द 6 एलिमेंट्स, ठीक है। देखिए ये डायग्राम पे आइए, ये डायग्राम से आपको चीजें याद हो जाएगी, ये डायग्राम से आपको चीजें याद हो जाएगी, आप चीजों को समझने लगेंगे, ठीक है। देखिए यहां पे ये डायग्राम के अंदर एकदम सिंपल सी बात लिखी हुई है, अ वेरी सिंपल थिंग इज बीइंग गिवन। क्या दिखा हुआ है डायग्राम में, ये डायग्राम के अंदर, ठीक है, ओके, शॉर्टकट दिया हुआ है, देखिए ऐसे 220 हम लोग पेज नंबर 174 पे है, पेज नंबर 174, ऐसे 220। सबसे पहले यहां पे क्वालिटी का मतलब दिया है जो हम लोग जानते हैं, पूरा काम शुरुआत से लेकर आखिरी तक एस्ट्रो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से करना, और आखिरी में रिपोर्ट रिलायबल रहना। आखिरी में थोड़ी देर के लिए आपको सिर्फ आवाज सुनाई देगा, ठीक है, आपको आवाज सुनाई देगा, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, थोड़ी देर के लिए, जब तक ये थोड़ा पावर बैकअप ठीक हो जाता है। नाउ लेट्स सी, इसमें क्वालिटी मतलब क्या हम जानते हैं, क्वालिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्वालिटी मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप क्वालिटी मेंटेन नहीं करोगे, इफ यू आर नॉट गोइंग टू मेंटेन क्वालिटी, तो आज के डेट में आपको पेनाल्टीज, जेल, ठीक है, पेनाल्टीज लग जाएगी, आपको जेल जाना पड़ेगा, और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो कैसे मेंटेन करना, टीम का सबसे जो पावरफुल आदमी है, टीम का जो सबसे पावरफुल आदमी है, लीडर, टीम का सबसे ज्यादा पावरफुल आदमी जो लीडर है, उसको सबसे पावरफुल, जिसके सारे पावर्स है, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, और ठीक है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट होने वाला है क्वालिटी का, उस बंदे ने जिम्मेदारी उठानी चाहिए क्वालिटी को मेंटेन करने की। अच्छा हुआ तो आपकी तारीफ होगी, बुरा हुआ तो आपको पनिशमेंट मिलने वाली है। लीडर ऑफ द असाइनमेंट, एंगेजमेंट पार्टनर ने जिम्मेदारी उठानी चाहिए क्वालिटी को मेंटेन करने की, सबको बोलना चाहिए, ठीक है,
ठीक बोलना चाहिए, क्वालिटी जरूरी है, मस्ट है, इसको आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए खुद एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, सब कुछ सिस्टमेटिकली काम करना चाहिए, रिपोर्टिंग को सीरियसली लेना चाहिए, सबको इंस्पायर करना चाहिए, सबको ट्रेन करना चाहिए, इंफॉर्मेशन देनी चाहिए इस चीज को लेकर। तो लीडर ने जिम्मेदारी, लेकिन अकेले लीडर से कुछ नहीं होगा, अकेले लीडर से कुछ नहीं होगा। अकेला लीडर कितना काम कर लेगा? अच्छी टीम चाहिए, एडिक्वेट टीम चाहिए, जिसमें सीनियर्स भी हो, जिसमें जूनियर्स भी हो, जिसमें हर एरिया के एक्सपर्ट भी हो। तो ह्यूमन रिसोर्सेस, एडिक्वेट ह्यूमन रिसोर्सेस होने चाहिए। जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम है वो सीनियर्स को देना चाहिए, और जो बहुत ही आसान काम है वो जूनियर्स को देना चाहिए। इसका परफेक्ट कॉम्बिनेशन चलना चाहिए। देयर शुड बी परफेक्ट कॉम्बिनेशन बिटवीन दी बोथ। अब आपके पास में लीडर अच्छा है, आपके पास में लीडर अच्छा है, लीडर के साथ साथ लीडर अच्छा है, लीडर के साथ साथ में, ठीक है, लीडर के साथ साथ आपके पास में टीम भी बहुत अच्छी है। अब ये आपके पास दोनों अच्छे हैं, ये दोनों एथिकल होने चाहिए, ये दोनों एथिकल और इंडिपेंडेंट होने चाहिए। दे शुड बी एथिकल प्लस इंडिपेंडेंट। ये लोग एथिकल और इंडिपेंडेंट होने चाहिए साहब। बहुत बढ़िया, हमारे पास में लीडर है जो जिम्मेदारी लेने को तैयार है, सबको इंस्पायर करने को तैयार है, सबको साथ में लेकर चलने तैयार है। हमारे पास में टीम है जो एडिक्वेट है, नॉलेजेबल है, सीनियर्स है, जूनियर्स है, प्रॉपर लोकेशन ऑफ वर्क है। ये लोग एथिकली काम करने के लिए तैयार है, एथिकल और इंडिपेंडेंटली काम करने तैयार है। बहुत बढ़िया। अब वही काम लेना चाहिए जो कर सको। ठीक है, मैं ऑडिट पढ़ाता हूं, ऑडिट से रिलेटेड कुछ भी काम कर सकता हूं, ऑडिट से रिलेटेड मैं कुछ भी काम कर सकता हूं और करने के लिए तैयार हूं, और मुझे विश्वास है कि मैं अच्छा करूंगा। लेकिन अगर मैं टैक्स पढ़ाने लग जाऊं, सत्यानाश, कितनी भी मेहनत कर लूं, कितनी भी मेहनत कर लूं, कितना भी ईमानदार रह लूं, ठीक है, इनिशियल इनिशियल 1-2 साल तो बहुत तकलीफी होंगी, मतलब आई विल नॉट बी एबल टू डिलीवर क्वालिटी। आज इतने साल, 12 साल से ऑडिट पढ़ रहा हूं, वो जो क्वालिटी दे रहा हूं मैं, वैसी क्वालिटी में नहीं दे पाऊंगा। वही यहां पे बोला हुआ है। बहुत अच्छे, आप सब बढ़िया है, लीडर बढ़िया है, टीम बढ़िया है, एथिकल है, लोग लोग एथिकल है, लेकिन यहां पे सोच समझ के असाइनमेंट को एक्सेप्ट करना है, सोच सच समझ के असाइनमेंट को एक्सेप्ट करना है, जो निभा सको, ठीक है, जो निभा सको, जो जिस असाइनमेंट में आप क्वालिटी डिलीवर कर सको वही असाइनमेंट लेना चाहिए। इसमें मेजरली 2 बातें होती है, सामने वाला ऑनेस्ट है कि नहीं, इंटीग्रिटी है कि नहीं, भरोसेमंद है कि नहीं, और खुद तुम कॉम्पिटेंट हो क्या इस फील्ड के लिए, अच्छे से इंश्योरेंस कंपनीज का ऑडिट कर पाओ क्या, इंश्योरेंस तुमको समझता है क्या, आईआरडी के रेगुलेशंस तुमको समझते हैं क्या, तो आपने आगे बढ़ना चाहिए। अब सोच समझ के काम भी ले लिया, काम लेने के बाद में, सोच समझ के काम लेने के बाद एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, सोच समझ के काम लेने के बाद में एंगेजमेंट परफॉर्मेंस बहुत जरूरी है सब। ठीक है, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस बहुत जरूरी है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एंगेजमेंट परफॉर्मेंस? एंगेजमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय एंगेजमेंट परफॉर्मेंस? इनिशियली, ठीक है, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस बहुत आसान, ठीक है, पहले टीम को डायरेक्शन, इनिशियली डायरेक्शंस देने चाहिए, समझाना चाहिए काम कैसे करे। जब वो काम करे तो उनको सुपरवाइज करना चाहिए, अटक जाए तो कंसल्टेशंस, ठीक है, नॉलेजेबल लोगों ने उनको सलाह मशवरा देना चाहिए, कंसल्टेशंस। जब काम खत्म हो जाए तो रिव्यू करना चाहिए लोगों ने, सीनियर्स ने उनका काम रिव्यू करना चाहिए। एकदम सिंपल सिंपल बात है। इनिशियली डायरेक्शन मिलना चाहिए, काम करते वक्त सुपरविजन होना चाहिए, अटक जाए तो कंसल्टेशन मिलना चाहिए, काम खत्म होने के बाद रिव्यू होना चाहिए, पूरा काम खत्म होने के बाद एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होना चाहिए। ठीक है, तो देखो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस कितना अच्छा होता है, कितना बेहतरीन होता है, कितना बढ़िया होता है। ठीक है, और बीच में कोई प्रॉब्लम हो, डिस्प्यूट हो, तो उसको अच्छे से, डिफरेंस हो ओपिनियन को रिजॉल्व करना चाहिए, और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहो, बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट मत रहो। असाइनमेंट खत्म होने के बाद में सीए फर्म ने अपने असाइनमेंट्स रेगुलर बेसिस रैंडमली कुछ असाइनमेंट को सिलेक्ट करके देखना चाहिए कि क्वालिटी काम हो रहा था कि नहीं हो रहा था। नहीं हो रहा था तो टीम को समझाना चाहिए, अपने सिस्टम में चेंजेस लाने चाहिए, टीम को समझाना चाहिए कौन सा काम बराबर नहीं हो रहा था, उसको कैसे करना चाहिए। ये 6 बातों पे ध्यान दोगे ना तो क्वालिटी इंप्रूव होगी।
लीडर जोरदार होनी चाहिए, उसके नीचे टीम बराबर होनी चाहिए, ये दोनों एथिकल होने चाहिए, सोच समझ के काम लेना चाहिए, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस अच्छे से होना चाहिए और काम खत्म होने के बाद मॉनिटरिंग होनी चाहिए। इससे क्वालिटी इंप्रूव होती रहेगी। तो ऐसे 220 में हम लोगों ने समझा व्हाट डू मीन बाय क्वालिटी। फर्म लेवल के लिए SQC 1 है, असाइनमेंट लेवल के लिए SA 220 है। इन दोनों की बातें आपको सेम दिखेगी क्योंकि ऐसे 220 बात करता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ SQC 1 और 6 एलिमेंट्स पे। वी हैव टू फोकस ऑन 6 एलिमेंट्स। 6 एलिमेंट्स पे हमको फोकस करना पड़ेगा। नाउ ये क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन के बाद में ये क्वेश्चन के बाद हम लोग आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऐसे 220.03। देखिए जो कन्फेस आउट की लिंक है, जो कन्फेस आउट की लिंक है, सिर्फ मैं वो लिंक को ही देख रहा हूं। उसमें जो आप बातें बोलेंगे सिर्फ उसको ही देख रहा हूं, उससे ही मुझे समझ में आ जाएगा कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो कन्फेस आउट लिंक पे आप लोग चले जाइएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 175 पे। पेज नंबर 175 अगला है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर। अभी मैंने आप लोगों की अभी अभी मैंने आपको बताया कि इनके जिम्मेदारियों में क्या आता है, क्या आता है एंगेजमेंट पार्टनर के जिम्मेदारी में, वो हम लोगों ने देखा। बहुत ही सिंपल सा। पहले आप बताइए कि पहले आप बताइए क्वालिटी का मतलब क्या है, फिर आप बताइए फर्म लेवल पे, फर्म लेवल के लिए SQC 1 है, फिर आप बताइए कि असाइनमेंट लेवल के लिए SA 220 है। करेक्ट। उसके बाद एंगेजमेंट पार्टनर उसके बाद में एंगेजमेंट पार्टनर ने सबको, ठीक है, सबको बुलाना चाहिए, सबको बताना चाहिए कि क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी को हमको फॉलो करना ही है एट एनी कॉस्ट। इट इज नॉन निगोशिएबल, नॉन निगोशिएबल है, आपको इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। और खुद ने पहले समझाना चाहिए, मैसेजेस देने चाहिए, सेमिनार्स देने चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए, ईमेल करनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, फिर उसके बाद में खुद एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, खुद इसके लिए एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। करेक्ट। और ये सब करके इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। किस चीज के लिए? कि पूरा काम जो हम लोग क्वालिटी का मतलब पढ़ के आए थे, पूरा काम शुरुआत से लेके आखिरी तक एज पर लॉ रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से हो, एज पर लॉ रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से काम होना चाहिए। सेकंड, सीए फर्म ने खुद के सिस्टम्स बना के रखे हैं, सीए फर्म ने खुद के सिस्टम्स बना के रखे हैं। अपने सिस्टम्स इन्होंने तैयार करके रखे हुए सीए फर्म्स ने कि कैसे काम होना चाहिए सिस्टमैटिकली ताकि क्वालिटी मेंटेन हो। क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज को फॉलो करना चाहिए। करेक्ट। और ये सब कुछ इंप्लीमेंट करते वक्त, ये सब कुछ इंप्लीमेंट करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है तो बेझिझक बिना किसी डर के मुझसे आके बोलो, मुझे बताओ, मैं आपके प्रॉब्लम को दूर करूंगा, ये विश्वास दिलाना चाहिए। ठीक है। और एक अच्छी आखिरी में रिपोर्ट, और पॉइंट नंबर 0 था सबको समझाना कि क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सिंपल सी बात है, पहले आप समझाइए क्वालिटी मतलब क्या, फिर समझाइए SQC 1, फिर समझाइए SA 220 असाइनमेंट लेवल की बात करता है, फिर बताइए एंगेजमेंट पार्टनर को यह जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, उसमें आप सिंपल बात बताएंगे, ठीक है, कि मैसेजेस दो, कम्युनिकेशन करो, एग्जाम्पल सेट करो, किस चीज को लेकर कि काम पूरा शुरुआत से लेकर आखिरी तक एज पर लॉ रूल्स रेगुलेशन और स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होना चाहिए। पॉइंट नंबर, ठीक है। क्वालिटी इंपॉर्टेंट है पहले बताइए, फिर बताइए काम पूरा सिस्टमैटिकली होना चाहिए, फर्म के क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज के हिसाब से होना चाहिए, बिना किसी डर के, कोई भी इशू हो बताइए, और आखिरी में रिपोर्ट रिलायबल हो।
एंगेजमेंट पार्टनर मतलब क्या? एंगेजमेंट पार्टनर रेफर्स टू पार्टनर और अदर पर्सन इन द फर्म हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिट एंगेजमेंट and its performance and for auditor's report that is issued on behalf of the firm and who are required has appropriate authority for professional legal and regulatory body. मतलब आपके सीए फर्म के पार्टनर इंडिया में तो ऑडिट रिपोर्ट को साइन सिर्फ पार्टनर ही कर सकता है, कोई एम्प्लॉय या कोई दूसरा बंदा साइन नहीं कर सकता है। तो एंगेजमेंट पार्टनर मतलब सीए फर्म का पार्टनर जो असाइनमेंट का इंचार्ज है, उसको हम एंगेजमेंट पार्टनर बोल रहे हैं। करेक्ट। लेट्स सी, ऐसे 220 हम लोग पढ़ रहे हैं। ऐसे 220 में हम लोग क्वालिटी का मतलब जान चुके, फॉर्म लेवल जान चुके, असाइनमेंट लेवल जान चुके। पहला क्वेश्चन था एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, कौन से एलिमेंट्स पे फोकस करें, कौन से एलिमेंट्स पे हम लोगों ने फोकस करना चाहिए क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, वो हमने ध्यान दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए एंगेजमेंट पार्टनर ने, वो हम लोगों ने ध्यान दिया। नाउ नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस। सोच समझकर, ठीक है, सोच समझकर हम लोगों ने असाइनमेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए। वी शुड बी वेरी केयरफुल, वी शुड बी वेरी केयरफुल, वी शुड बी वेरी केयरफुल, वी शुड बी एक्सट्रीमली केयरफुल व्हेन वी एक्सेप्ट द असाइनमेंट। अगर कोई ऐसा असाइनमेंट ले लिया जो आप निभा नहीं पाओगे तो क्वालिटी की धज्जियां उड़ जाएगी। इसलिए हमने केयरफुल रहकर असाइनमेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए और पुराने असाइनमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, इसमें 4 बातों का ध्यान दो। यू शुड थिंक अबाउट, इसमें 4 बातों का ध्यान देना है। करेक्ट। नंबर 1, पहला आपको ध्यान देना है, फर्स्ट आप लोगों को ध्यान देना है, क्या सामने वाला बंदा, पहला ध्यान देना है क्या सामने वाला बंदा, ठीक है, ऑनेस्ट है क्या, इंटीग्रिटी है क्या। ऑडिट इज अ कोलैबोरेटिव एक्टिविटी, उसकी जानकारी मेरा एग्जामिनेशन, दोनों मिलकर आगे बढ़ते हैं। तो क्या सामने वाला बंदा ऑनेस्ट है क्या, इंटीग्रिटी है क्या, सही इंफॉर्मेशन देगा क्या। ठीक है, उसके ओनर्स, उसके दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, मैनेजमेंट, सबसे बड़े ओनर्स, उनसे छोटे दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, जो पीरियडिकली आते हैं, जो पीरियडिकली जो तीन, ठीक है, हर 3-4 महीने में आते हैं, सुपरवाइज करते हैं काम कैसा चल रहा है, डायरेक्शन देते हैं क्या करना है, कौन सा बिजनेस करना है नहीं करना है, पॉलिसी बनाते हैं और पॉलिसी बनाकर मैनेजमेंट को दे देते हैं कि तुम अब इनको डे टू डे बेसिस पे सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक उसको इंप्लीमेंट करो, उसको मैनेजमेंट बोलते हैं। तो बहुत अगर एक्सेप्ट करना है तो पहले देखो कि ओनर्स, टीसीडब्ल्यूजी, मैनेजमेंट क्या ये ऑनेस्ट लोग हैं, इंटीग्रिटी वाले लोग हैं, सच्चे लोग हैं, क्या हमको सच्ची जानकारी देंगे, पहली बात। फिर दूसरी बात, क्या हम हमारे से रिलेटेड, सामने वाले से रिलेटेड एक बात है तो हमारे से रिलेटेड 2 बात है, क्या हम कॉम्पिटेंट है क्या, हम इंश्योरेंस के बिजनेस को समझते हैं क्या, हम अगर स्पेस टेक्नोलॉजी का ऑडिट कर रहे हैं तो स्पेस के बिजनेस, स्पेस टेक्नोलॉजी को हम समझते हैं क्या। करेक्ट। अगर हम लोग मीडिया इंडस्ट्री में जाए तो मीडिया इंडस्ट्री को समझते हैं क्या, हमको उस इंडस्ट्री का एडिक्वेट नॉलेज है, उस इंडस्ट्री का एडिक्वेट नॉलेज है, उसकी टेक्निकल चीजें हम लोग समझते हैं, उसकी लीगल चीजें हम लोग समझते हैं, क्या हमारी टीम में वैसे लोग हैं, समझ पाएंगे क्या, कोशिश करेंगे समझ पाएंगे, वो सोचो। ठीक है, वो हमने देखना चाहिए, कर पाएंगे क्या, तो ही आगे बढ़ना है। पहले सामने वाला बंदा भरोसेमंद है क्या, भरोसेमंद होना चाहिए। फिर हम खुद कॉम्पिटेंट होने चाहिए, वी शुड बी कॉम्पिटेंट। हमारे से रिलेटेड और एक बात है, ठीक है, पहली चीज क्लाइंट को लेकर है, अगली दो चीजें आपकी ऑडिटर को लेकर है। टीम कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, टीम शुड बी कॉम्पिटेंट, नॉलेजेबल होनी चाहिए उस फील्ड के लिए। और हम इस असाइनमेंट पे एथिकल और इंडिपेंडेंट, क्या हम एथिकल इंडिपेंडेंट रह पाएंगे क्या। पता चला कि हमारे टीम में, हमारे पूरे फर्म में 90% क्लाइंट के रिश्तेदार बैठे, क्लाइंट के रिश्तेदार काम कर रहे हैं, कैसे हम इंडिपेंडेंट और एथिकल रह पाएंगे। तो आप देखो इंडिपेंडेंट एथिकल रह पाएंगे क्या, वो भी एक बार सोच लो। सामने वाला कॉम्पिटेंट है, सामने वाला ऑनेस्ट है क्या, इंटीग्रिटी के वो सोच लो, हम कॉम्पिटेंट है क्या वो सोच लो, हम एथिकल और इंडिपेंडेंट रह पाएंगे क्या, वो एक बार केयरफुली देख लो। रह पाएंगे भाई, हमारे पास में कुछ उनके रिलेटिव्स है, उन सबको इस असाइनमेंट से दूर कर देंगे। कुछ एम्प्लॉयज है जिन्होंने वहां पे काम किया था फिर हमारे यहाँ काम कर रहे हैं,
एक काम करेंगे, उनको दूसरे एरिया में काम करने के लिए भेजेंगे। अगर उन्होंने साउथ में काम किया था, उनको नॉर्थ में काम करने के लिए भेजेंगे। डन। और सिग्निफिकेंट मैटर्स, रिसेंटली कुछ सिग्निफिकेंट, पिछले साल में, करंट ईयर में कोई भी सिग्निफिकेंट चीज हुई है क्या? जितने भी सिग्निफिकेंट मैटर्स है वो अच्छे से देख लीजिए एक बार, ठीक है? वो एक बार अच्छे से हम लोगों ने देख लेना चाहिए कि भाई पिछले साल जैसे सत्यम के अंदर, सत्यम का एग्जांपल, सत्यम ने पूरा पैसा गायब कर दिया था माइटास में, वापस ला रहे थे माइटास को एमेलगमेट करके, माइटास को एमेलगमेट करके वो लोग वापस पूरा पैसा वापस ला रहे थे, लेकिन वो रेजोल्यूशन फेल हो गया। वो रेजोल्यूशन फेल होना एक बहुत बड़ा इवेंट था। प्राइस वाटरहाउस ने इकोनॉमिक टाइम्स में उनका पॉइंट लिखा था, आर्टिकल था कि वो लोग असाइनमेंट छोड़ने वाले हैं, क्योंकि इतना सिग्निफिकेंट मैटर, शेयर होल्डर को मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा नहीं है, तो हमने भी नहीं करना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वो असाइनमेंट छोड़ते, फ्रॉड बाहर आ गया, फ्रॉड केम आउटसाइड। इस पॉइंट क्लियर? तो बहुत सिंपल, बहुत आसान था। एक्सेप्ट करने से पहले, कंटिन्यू करने से पहले कौन सी बातें सोचनी चाहिए, ठीक है? क्या क्या पढ़ लिया सब अभी तक हम लोगों ने? कोर प्रोसेस पढ़ लिया, ऐसे 200 पढ़ लिया, ऐसे 210 पढ़ लिया, 220 हमारा क्वालिटी चल रहा है, उसमें हम लोगों ने एलिमेंट्स पढ़ लिए, मैनेजमेंट एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी पढ़ ली, और एक्सेप्ट करते वक्त, कंटिन्यू करते वक्त 4 बातें सोचनी पड़ती है। सामने वाला भरोसेमंद होना चाहिए, हमारे अंदर कॉम्पिटेंस होना चाहिए, हम एथिकल इंडिपेंडेंट रह पाएंगे ना, और आखिरी में सिग्निफिकेंट मैटर्स देख लो, ठीक है? नाउ नेक्स्ट इज रेगुलर बेसिस पे मॉनिटरिंग होनी चाहिए। फर्म ने बहुत ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, फर्म ने बहुत ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। जितने असाइनमेंट कंप्लीट हो चुके हैं, जितने असाइनमेंट कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, उसमें से रैंडमली, पूरे फर्म में से रैंडमली कुछ असाइनमेंट को सिलेक्ट करके देखना चाहिए कि यहां पे काम बराबर हुआ था क्या। आई रिमेंबर प्राइस वाटर हाउस में जब मैं आर्टिकल था, तो वहां पे प्राइस वाटर हाउस न्यूयॉर्क ऑफिस से कुछ लोग आते थे हर साल, ये देखने के लिए, ठीक है, ये देखने के लिए कि भाई जो मुंबई ऑफिस है, ये मुंबई ऑफिस जो है, मुंबई ऑफिस में जो काम चल रहा है, जो असाइनमेंट्स हुए हैं, उसका मॉनिटरिंग करने के लिए, उसका इंस्पेक्शन करने के लिए कि काम बराबर हुआ है कि नहीं हुआ है, रेगुलर बेसिस पे ये हम लोगों ने करना चाहिए। तो फर्म ने कोई सिस्टम बनाना चाहिए कि क्वार्टरली बेसिस पे, क्वार्टर पे तो बहुत जल्दी, क्वार्टरली बेसिस पे या एनुअल बेसिस पे, एनुअल सिस्टम आना चाहिए कि एनुअल बेसिस पे, ठीक है, कैसे, कौन लोग जाएंगे, कौन लोग जाएंगे मॉनिटरिंग करने के, कौन लोग जाएंगे मॉनिटरिंग इंस्पेक्शन करने के लिए, ठीक है, कौन लोग जाएंगे, कितने लोग जाएंगे, कब जाएंगे, एनुअल लेवल पर कितने लोग जाएंगे, कब जाएंगे इंस्पेक्शन करने के लिए, कितने असाइनमेंट सिलेक्ट करेंगे, कैसे उसको चेक करेंगे, उसका पूरा सिस्टम खड़ा करना चाहिए। कंप्लीटेड असाइनमेंट्स की क्वालिटी देखने के लिए, वहां जाकर देखा जाएगा, यही बात देखी जाएगी जो मैं अभी, वही बात रिपीट हो रही है बार बार। लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को फॉलो किया गया था ना, फर्म के क्वालिटी कंट्रोल्स को फॉलो किया गया था ना, और रिपोर्ट बेहतरीन तरीके से बनाई गई थी ना, ठीक है? और अगर ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, तो बताना चाहिए क्या प्रॉब्लम है, कि यार आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स बराबर नहीं किया, करना चाहिए आपने, ये चेंजेस करने चाहिए, और फिर फॉलोअप होना चाहिए। हाँ भाई, ठीक किया कि नहीं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल का तरीका ठीक किया कि नहीं आपने, ठीक किया कि नहीं आपने, उसका फॉलोअप होना चाहिए, ठीक है? तो बहुत सिंपल, बहुत आसान, मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्शन। अब नए स्टडी मटेरियल में है ये, और ये जो दोनों भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूं, जो सारे मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, ये ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्यों सर इक्वली इंपॉर्टेंट है? आप देखिए दोनों की आरटीपी ऑलमोस्ट सेम है, पिछले कुछ अटेम्प्ट्स की देख लिया, आरटीपी ऑलमोस्ट सेम है, मतलब सेम सोर्स वो लोग यूज कर रहे हैं, सेम सोर्स लोग यूज कर रहे हैं पेपर ड्राफ्ट करने के लिए भी,
करेक्ट। नाउ बहुत आसान सी बात लिखिए, लास्ट क्वेश्चन फॉर ऐसे 220। अगर किसी ठीक है, एक पार्टनर ऑडिट कर रहे थे, उन्होंने पूरा ऑडिट किया, लेकिन साइन करने से पहले उनकी डेथ हो गई, साइन करने से पहले उनकी डेथ हो गई, ठीक है, या फिर उनका एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया, या फिर जो भी रीजंस है, डेथ हो गई है साहब, एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, फॉर्म छोड़ के वो चले गए हैं, कोई भी रीजन से वो साइन नहीं कर पा रहे। जब भी कोई नया पार्टनर, वेन एवर न्यू पार्टनर कम्स, जब भी कोई नया पार्टनर आता है असाइनमेंट में, ऐसे 220 बोलता है जो नया पार्टनर आ रहा है उसने काम को अच्छे से रिव्यू करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए, उसके बाद ही साइन करना चाहिए। अगर उसने अच्छे से रिव्यू नहीं किया, रिव्यू नहीं किया, ठीक है, तो इसको पुअर क्वालिटी माना जाएगा, ऐसे 220 के अगेंस्ट इसको माना जाएगा। अब रिव्यू में क्या करना, रिव्यू में क्या करना, एक ये सिंपल सी लिस्ट दी हुई है, देखिए हमने उसकी समरी भी दी है वहां पे, और एकदम फिर से एक सीक्वेंस है, 6 सीक्वेंस में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में हम लोग बात कर रहे हैं। पहला जाके देखना चाहिए, लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और गाइडेंस नोट के हिसाब से काम हुआ है ना, ठीक है, पहले वो चेक करो, काम हुआ है ना, ठीक है, डन हुआ है, वेरी गुड। पूरी हर चीज की चेकलिस्ट है, हर चीज की चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट को पढ़ा गया है, उसको चेकलिस्ट को फिलअप किया गया, मतलब काम हुआ दिख रहा है। ऑडिट के दौरान सिग्निफिकेंट मैटर्स कौन से मिले, बड़े बड़े मैटर्स कौन से मिले, ठीक है, बड़े बड़े मैटर्स कौन से मिले, कहीं पे एमेलगमेशन, हमको एमेलगमेशन मिला, वो सिग्निफिकेंट मैटर था, साल के दौरान एमेलगमेशन हुआ, साल के एंड में, साल के एंड में, ठीक है, बहुत बड़ा इन ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री को राइट ऑफ किया, वो हमको इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट मैटर्स कौन से मिले, साल के दौरान एमेलगमेशन मिला, साल के एंड में इन्वेंट्री राइट ऑफ मिला, वो सारे सिग्निफिकेंट मैटर्स को अच्छे समझना चाहिए, क्या सिग्निफिकेंट मैटर्स थे, और वो सिग्निफिकेंट मैटर्स के बराबर अकाउंटिंग हुई है, उसके बराबर एविडेंस हमने ऑब्टेन। फिर कंसल्टेशंस, जो भी नॉलेजेबल लोग हैं, जो भी नॉलेजेबल लोग हैं, कनेक्टेड है, पहले लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड का कंप्लायंस, फिर सिग्निफिकेंट मैटर्स कौन समझे, उसकी बराबर बराबर उसका ऑडिट हुआ है ना, इसके लिए कंसल्टेशंस, जितने भी सिग्निफिकेंट मैटर्स थे, ट्रिकी मैटर्स थे, उन सबके लिए कंसल्टेशंस लिए गए ना, कनेक्टेड पॉइंट है कंसल्टेशंस, ठीक है, कंसल्टेशंस लिए गए ना, फिर हमने बराबर कंक्लूजन, कंसल्टेशन लेने के बाद में बराबर कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन जो ड्रॉ किए हैं, कंक्लूजन हमने जो ड्रॉ किए हैं कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि नहीं, वो कंक्लूजन्स अप्रोप्रिएट लग रहे हैं ना, ठीक है, उसको बराबर डॉक्यूमेंट किया है ना, इस कंक्लूजन को सपोर्ट करने के लिए प्रॉपर एविडेंस हम लोगों ने लिए थे ना, और क्या आखिरी में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में बोल सकते हैं कि यस, मैंने मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव किया, क्या रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस से मैं बोल सकता हूं वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, क्या मैंने मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव किया, और लास्ट में क्या कोई हमको एडिशनल, क्या हमको नेचर टाइमिंग एक्सटेंड, जिस तरह की ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म की गई, क्या उसको रिवाइज करने की जरूरत है, क्या जिस तरह की ऑडिट प्रोसेस को परफॉर्म किया गया क्या उसको रिवाइज करने की जरूरत है, आर वी सपोज टू रिवाइज नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। देखो सीक्वेंस में सब बहुत सिंपल, बहुत आसान है, पहले ज्ञान बांटिए कि जब भी चेंज होगा, जब रिव्यू होना चाहिए, फिर ज्ञान बांटिए लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसका कंप्लायंस कीजिए, फिर उससे छोटे सिग्निफिकेंट मैटर्स साल के दौरान, साल के एंड में, फिर सिग्निफिकेंट मैटर्स पे कंसल्टेशन दिया गया, उसके कंक्लूजन बराबर था, डॉक्यूमेंट किया ना, ठीक है, उसके सपोर्टिंग एविडेंस हमारे पास अप्रोप्रिएट था ना, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, करेक्ट, हमने क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए, जो हर स्टैंडर्ड में ऑब्जेक्टिव्स दिए, मतलब टारगेट्स दिए हुए, ओवरऑल टारगेट क्या अचीव करना, वो टारगेट्स हमने अचीव किए ना, और क्या आखिरी में नेचर टाइमिंग एक्सटेंट को रिवाइज करने की जरूरत है ना। ये बात समझिए आपको, आप अगर ये पोर्शन नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा,
आप इस पोर्शन को कट कर दीजिए, ऊपर सभी अच्छे से पॉइंट्स पूरे कवर हो चुके हैं, ठीक है। तो केस डिस्कशन करिए कि बंदे ने बिना रिव्यू करके साइन किया, तो बिल्कुल ये ऐसे 220 के अगेंस्ट है, ऐसे 220 के अगेंस्ट है पूरी की पूरी बात। सो गाइस फाइनली वी आर थ्रू विथ, खत्म हो गया हमारा ऐसे 220। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें उसके अंदर दी हुई थी, लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स वेर गिवन इन दैट, ठीक है। ओके, शांति से बने रहिए। हम लोग बीच में कुछ छोटे मोटे टेक्निकल प्रॉब्लम्स आए थे, आते रहते, होते रहते हैं, करेक्ट। तो हम लोग हमारा जो सेशन है थोड़ा सा आगे भी लेके जाएंगे, चिंता मत करिए, ठीक है। आगे आइए, पेज नंबर 178 और पीडीएफ का 184, 230.01 है, ठीक है। 230.01 पे है हम लोग, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है और उसके कुछ एग्जांपल्स बताइए। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक सिंपल रिकॉर्ड है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज अ सिंपल रिकॉर्ड। किस चीज का रिकॉर्ड है? इट इज रिकॉर्ड ऑफ क्या ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म किए गए, हमने क्या प्रोसेस परफॉर्म किए, हमने इनिशियली टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म किया, बाद में हमने सब्सटैंटिव प्रोसेस परफॉर्म की, हमने उसमें रेशियो एनालिसिस किया, क्या टेस्ट ऑफ डिटेल्स किया, क्या ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म की, नंबर 1। उसमें हमको क्या रिजल्ट्स मिले, व्हाट रिजल्ट्स वेयर ऑब्टेन्ड, क्या रिजल्ट्स हम लोगों को मिले, ठीक है। क्या रिजल्ट्स मिले, चीजें मैच हो रही है, चीजें मैच नहीं हो रही है, कितनी मैच हो रही है, रिजल्ट्स क्या मिले, हमने क्या कंक्लूजन्स ड्रॉ किए कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि नहीं है, क्या प्रोसेस हमने परफॉर्म किए, किस तरह के रिजल्ट्स मिले, किस तरह के मिसमैच मिले, हमने अल्टीमेटली क्या कंक्लूड किया कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि नहीं है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि नहीं है, हमने क्या कंक्लूड किया, वो एग्जांपल्स। इनिशियली ऑडिट प्रोग्राम्स बनते हैं, दैट इज ऑडिट डॉक्यूमेंट, जो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, दैट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। फिर चेकलिस्ट जूनियर्स को दी जाती है, इसके हिसाब से ऑडिट करो, दैट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। चेकलिस्ट दी जाती है, उसको भरा जाता है, डॉक्यूमेंटेशन। फिर ठीक है, फिर रेशियो एनालिसिस, बहुत वो चेकलिस्ट भर के आते हैं, उसको पढ़ा जाता है, समझा जाता है, उसके कमेंट्स लिखे जाते हैं, वो एनालिसिस, दैट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। जो इश्यूज है क्लाइंट को भेजे जाते हैं कि इसको क्लैरिफाई करो, दैट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। वो कुछ रिजॉल्व करते, कुछ रिजॉल्व नहीं करते, जो भी उन्होंने किया, ठीक है, जो भी उन्होंने किया उसकी समरी लिखी जाती है, समरी ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, कि इतनी गलतियां निकली थी, इतनी रेक्टिफाई हुई, इतनी रेक्टिफाई नहीं हुई, उनके साथ हमारी क्या बातचीत हुई, करस्पॉन्डेंस, और आखिरी में कंफर्मेशन रिप्रेजेंट। ये सारे एग्जाम्पल ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के। इनिशियली प्रोग्राम बनना, प्रोग्राम के बाद में लोगों का चेकलिस्ट भरना, इनिशियली प्रोग्राम को बनना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, फिर चेकलिस्ट भरना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। उससे एविडेंस मिलते उसको एनालाइज करना, पढ़ना, समझना, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। इश्यूज क्लाइंट को भेजना, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। क्लाइंट पे इसे चर्चा करना, करस्पॉन्डेंस करना, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। चर्चा होने के बाद उसकी समरी बनाना, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। और आखिरी में आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस, इन सबके कंफर्मेशन लेना, दैट इज ऑल्सो अगेन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। नाउ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब पता है, उसमें क्या आता है वो पता है। नाउ नेक्स्ट इज पेज नंबर, concept number 230.03, importance importance of importance of audit documentation। इसी का मतलब है पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, इसी का मतलब है एडवांटेज, ठीक है। इसी का मतलब है एडवांटेज ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, यही सबका आंसर एक ही है। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन और एडवांटेज ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, सबका मतलब एक ही है। तो सिंपल सा आंसर में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब हम जानते हैं,
वी आर दी ओनर्स, हम ओनर है, हमारे पास उसकी फिजिकल कस्टडी होती है, ठीक है। हम तय करेंगे किसी के साथ शेयर करना कि नहीं करना, लेकिन डेफिनेटली कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है। हमारे हाथ में है किसी के साथ शेयर करना कि नहीं करना, लेकिन क्या मेंटेन करनी है? कॉन्फिडेंशियलिटी। क्लाइंट के साथ शेयर करना दैट्स फाइन, किसी और के साथ शेयर करना है, इट शुड बी रिक्वायर्ड बाय लॉ, या तो लॉ ने परमिशन देनी चाहिए या फिर इट शुड बी परमिटेड बाय द क्लाइंट। उसका मतलब बताइए, हम ओनर है बताइए, कस्टडी हमारे पास है वो बताइए। नाउ यही है एडवांटेज, यही है आपके एडवांटेज, यही यही आपका पर्पस, यही आपका इंपॉर्टेंस, यही आपका एडवांटेज, ठीक है। बेसिक पर्पस क्यों मेंटेन करते हैं? नंबर वन, पूरी दुनिया को यह प्रूव करने के लिए, पूरी दुनिया को यह प्रूव करने के लिए कि हमने ऑडिट की पूरी प्लान, ऑडिट की पूरी प्लानिंग, उसका परफॉर्मेंस, उसका एग्जीक्यूशन, शुरुआत से लेके आखिर तक पूरा काम जो हमने किया है, लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, गाइडेंस नोट के हिसाब से सिस्टमैटिकली किया है, लोगों को ये प्रूव करने के लिए, ठीक है। दूसरा, ठीक है, टू ड्रॉ कंक्लूजन्स एंड टू सपोर्ट अवर कंक्लूजन्स। हमारे जो हमने कंक्लूजन्स ड्रॉ किए, लोग आकर हमको पूछेंगे, ये तूने बोला है ना कि ये चीजें सही है, क्यों सही है बता। लोग पूछेंगे, तूने बोला ना गलत है, क्यों गलत है बता। तो हमारे कंक्लूजन को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, हमारे कंक्लूजन को सपोर्ट करने के लिए, उसके लिए एक अच्छा बेसिस होना चाहिए। इसके लिए तो बहुत सिंपल है, बेसिक पर्पस है पूरे दुनिया को प्रूव करने के लिए कि शुरुआत से लेकर आखिरी तक काम, प्लान और परफॉर्मेंस वो अच्छे से हुआ था, और आखिरी में जो रिपोर्ट दी थी, ठीक है, उसको सपोर्ट करने के लिए कोई भी लोग आए कि भाई ये था, उसको सपोर्ट करने के लिए, लोगों को प्रूव करने के लिए कि ये बेसिस के ऊपर मैंने रिपोर्ट दी। ये दो हमारे बेसिक पर्पस है, सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस है। और क्या पर्पस है, ठीक है, और ये सबसे दो हमारे बेसिक पर्पस है, इंपॉर्टेंस है, ये एडवांटेज है, ये यही एडवांटेज भी यही होते हैं, ठीक है। लोगों को प्रूव करने के लिए कि शुरुआत से लेकर आखिरी तक काम बराबर परफेक्ट हुआ, और लोग आएंगे कंक्लूजन चेक करने के लिए, तो उनको हम लोग ये सबूत बताएंगे, ये देखो बेसिस से प्रॉपर सपोर्ट है उसके लिए। और क्या एडवांटेज है? लेट्स सी, बहुत आसान, ठीक है। इनिशियली इनिशियली अगर डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करेंगे तो प्लानिंग में बहुत मदद मिलेगी लोगों को। प्लान अगर हम इनिशियली अगर हम लोग प्लान को डॉक्यूमेंट कर देंगे, तो लोगों को प्लान लोगों तक पहुंचाना, लोगों को कम्युनिकेट करने में, अगर हम प्लान को डॉक्यूमेंट कर लेंगे तो लोगों को प्लान कम्युनिकेट करने में, समझाने में बड़ी आसानी होगी, समझाने में बड़ी आसानी होगी, ठीक है। और तो इट विल हेल्प, टेरिफिक, जबरदस्त हेल्प होगा प्लानिंग में, प्लानिंग में, और उससे परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगा, लोग अच्छे से काम कर पाएंगे। तो अगर हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो इनिशियली प्लानिंग और परफॉर्मेंस में काम आता है, पहली चीज उसमें काम आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोग जूनियर्स को डायरेक्शंस जो इंस्ट्रक्शन लिख लिख कर देंगे, लिख लिख कर देंगे, तो उनको अच्छे से समझ में आएंगे, बहुत बढ़िया समझ में आएंगे डायरेक्शंस और इंप्रूव हो जाएंगे। जूनियर्स डॉक्यूमेंट मेंटेन करेंगे पूरा काम क्या कर रहे हैं, तो सुपरविजन में हमको मदद मिलेगी, इट विल हेल्प इन सुपरविजन। पहले डायरेक्शन देने में, इनिशियली प्लान को डॉक्यूमेंट करोगे, कम्युनिकेशन समझाने में, परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आएगा। डायरेक्शंस अगर डॉक्यूमेंट कर करके देंगे तो लोग अच्छे समझेंगे। फिर लोगों को पता है कि डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना जरूरी है, लोग मेरा काम चेक करेंगे डॉक्यूमेंट देखे, लोग बड़े अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मेरा काम चेक किया जाएगा। अकाउंटेबिलिटी से काम करते। नंबर 3, सुपरविजन में, काम बराबर किया कि नहीं किया, डॉक्यूमेंट देख करके सुपरविजन में काम आएगा। काम खत्म होने के बाद में रिव्यू में काम आएगा। पूरा काम खत्म होने के बाद, मैंने आपको बताया था, पूरा काम खत्म होने के बाद एक नॉन टीम मेंबर आके चीजों को चेक करता है, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में काम आएगा, ठीक है। असाइनमेंट्स खत्म होने के बाद इंस्पेक्शन एसक्यूसी 1 के हिसाब से था, उसमें काम आएगा। और पीयर रिव्यू, कभी कभी सीए इंस्टीट्यूट के लोग आते हैं ये चेक करने के लिए कि सीए फर्म ने ऑडिट बराबर किया ना, पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू होते हैं, सीए फाइल में पढ़ेंगे, उसके लिए काम आता है।
या एडिशनल पर्पज है, ठीक है। तो ये मास्टर आंसर है। ऐसे 230 पढ़ रहे हैं, हम जान चुके हैं व्हाट डू मीन बाय ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, उसके एग्जांपल्स, हम उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पस, इंपॉर्टेंस, एडवांटेज एक ही है, बेसिक चीज हमने देख ली और उसके बाद की चीजें देखी। अगर आप एक सीक्वेंस से पढ़ेंगे ना, सीधे को सीक्वेंस को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा हूं मैं, इससे याद रखने में बहुत बहुत ज्यादा आसानी आपको जाएगी, ठीक है। पहले प्लान डॉक्यूमेंट किया, समझाने में बहुत मदद मिली, परफॉर्मेंस से मदद मिली, डायरेक्शन अगर राइटिंग में होंगे, रिकॉर्ड्स में होंगे, लोग उसको अच्छे समझेंगे, लोग जिम्मेदारी से काम करेंगे। देखो डायरेक्शन से आए थे, मेरा काम चेक होगा, अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेंगे, सुपरविजन करने में आसानी होगी, रिव्यू करने में आसानी होगी, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करने में आसानी होगी, करेक्ट। काम खत्म होने के बाद फिर एक्सटर्नल रिव्यूज होते हैं, उसमें काम आएगा, एंड सो ऑन। प्रॉपर्टी तो ठीक है, यूटिलिटी ऑफ वर्किंग पेपर, यही यूटिलिटी है, मैंने लिखा है कुछ नहीं, वही जो ये जो अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े यही यूटिलिटी है, उतना ही लिखा उतना काफी है। और कितने साल तक रिटेन करना पड़ता है? 7 साल तक हमको डॉक्यूमेंट्स को, 7 साल तक हमको डॉक्यूमेंट्स को रिटेन करना पड़ता है। वी हैव टू रिटेन डॉक्यूमेंट्स। देखिए जितने मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं, हम लोगों को सिलेक्टिव रहना बहुत जरूरी, और हमने बहुत सोच समझ के हम लोगों ने बहुत सोच समझ के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर किए। देखिए एंजॉय करिए, आप पढ़ना चाहते थे, पढ़ने का मौका मिल रहा है और एक यूनिक तरीके से आप पढ़ रहे हो, ठीक है। एंजॉय, बी कॉन्फिडेंट, जो हम लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, फटाफट दिमाग में फिट कर लेंगे, यही एग्जाम में आएगा जबरदस्त। यू शुड एंजॉय, एंजॉय, बी कॉन्फिडेंट, बी एनर्जेटिक, जोश दिखाओ थोड़ा सा, करेक्ट, और फटाफट चीजों को निपटाओ। अब ये क्या होता है? कंप्लीशन मेमोरेंडम। कंप्लीशन मेमोरेंडम क्या होता है साहब? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, इसको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की समरी भी बोलते हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ऑडिट, जब ऑडिट खत्म हो रहा है, ठीक है, तब अगर ऑडिटर चाहे, अगर ऑडिट टीम चाहे, ऑडिट टीम चाहे तो समरी बना सकते हैं। दे कैन मेक अ समरी, जिसको बोला जाएगा कंप्लीशन मेमोरेंडम या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की समरी इसको बोला जाएगा। इसमें क्या होगा? इसमें सारे सिग्निफिकेंट मैटर्स आएंगे, ऑल द सिग्निफिकेंट मैटर्स होते क्या है अभी आने वाला है, ऑडिट करने गए, जो बड़ी बड़ी रिस्क हमको दिखी, अरे बहुत बड़ी बड़ी रिस्क है, गड़बड़ होने के चांस है, दैट इज अ सिग्निफिकेंट मैटर, ठीक है। हम लोग चेकिंग करने के लिए उतरे, सिस्टम में खामियां दिख रही, सिग्निफिकेंट डिफिशियंसी, बहुत, अरे ये तो अप्रूवल्स ही नहीं है, अरे ये तो टैली नहीं, ठीक है, ये तो सिस्टम बराबर काम ही नहीं कर रहा, सिग्निफिकेंट मैटर। गलतियां मिली, मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, सिग्निफिकेंट मैटर। रिपोर्ट मॉडिफाई करना पड़ रहा है, सिग्निफिकेंट मैटर। ऑडिट करने के दौरान शुरुआत से लेकर आखिरी तक बड़ी बड़ी रिस्क मिलना, डेफिशिएंसी मिलना, गलतियां मिलना, मॉडिफिकेशंस मिलना, ये सारे सिग्निफिकेंट मैटर्स को शॉर्ट में उनकी समरी बना के लिख दो, उसको कंप्लीशन मेमोरेंडम या ऑडिट डॉक्यूमेंट की समरी। इट इज अ समरी ऑफ ऑल द सिग्निफिकेंट मैटर्स। ऐसा करने से क्या होगा, ठीक है, ऐसा करने से फायदे होंगे। क्या फायदे होंगे? ऑडिटर विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हाउ ही हैज एग्जामिन्ड, कैसे उसने एक उसको ओवरव्यू मिलेगा कि कैसे उसने सिग्निफिकेंट मैटर को एग्जामिन किया, कैसे उसके एग्जामिनेशन किया, चेकिंग किया, कैसे एविडेंस मिला, कैसे कंक्लूजन्स ड्रॉ किए, ठीक है। सब अप्रोप्रिएट लग रहा है ना, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग फॉलो किए ना, ये उसको समझ में आएगा। समरी बनाने से उसको खुद को समझ में आएगा कि उसने बराबर डील किया ना, पहला एडवांटेज। दूसरा, अरे भाई सुपरविजन, जब एंगेजमेंट पार्टनर सीनियर आता है, इतने सारे असाइनमेंट्स पे जाना पड़ता है, ठीक है,
सुपरविजन में बहुत, अरे वाह, समरी के थ्रू सब समझ में आ गया कि कैसे काम किया हुआ है। सुपरविजन में बहुत मजा आएगा, खुद को समझ में आएगा सिग्निफिकेंट मैटर्स बराबर है कि नहीं। सुपरविजन में बहुत मजा आएगा, रिव्यू करने में बहुत मजा आएगा। सुपरविजन में बहुत मजा आया, रिव्यू करने में बहुत मजा आया, ठीक है। और ये समरी के अंदर क्रॉस रेफरेंस होंगे, मतलब 2 पेज की समरी है और जहां जहां पे इश्यूज लिखे हैं बाजू में पेज नंबर लिखा है। अगर डिटेल पढ़ना है तो फाइल का कौन सा पेज नंबर पढ़ना, अगर डिटेल पता करना है तो कौन सा पेज नंबर, डिटेल पता करना है तो कौन सा पेज नंबर। सुपर, बराबर, सुपर मजा आएगा। नाउ पेज नंबर फिर आपका 230.19 है, 230.19 है, ठीक है। मई 19 के आरटीपी में था। अब हम लोगों ने बोला, हम अभी क्या लिखा है ऐसे 230 में, जितने भी सिग्निफिकेंट मैटर्स है ना, देखो बाकी सब चीजों के डॉक्यूमेंटेशन थोड़े ऊपर नीचे चलते हैं, सिग्निफिकेंट मैटर्स अच्छे से डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए, सिग्निफिकेंट मैटर्स अच्छे से डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए, ठीक है। सिग्निफिकेंट मैटर्स अच्छे, सिग्निफिकेंट मैटर्स में कहते पहले ही बता दिया आपको, सिग्निफिकेंट रिस्क आती है, ठीक है। ऑडिट करने गए, उन्होंने कोऑपरेशन नहीं किया, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी आती है, पहले सिग्निफिकेंट रिस्क, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज। मैंने और एक मैंने जोड़ा था, सिस्टम में खामी मिली, वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स क्या मिले, ठीक है। मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स क्या मिले, गलतियां क्या मिली, गलतियां मिली तो हमको उस एरिया की रिस्क को रिवाइज करना पड़ा क्या, और आखिर में मॉडिफिकेशंस। पहले सिग्निफिकेंट रिस्क कौन, कहाँ बड़ी बड़ी रिस्क मिली, छानबीन करने गए तो क्या डिफिकल्टी मिली, कोई डेफिशिएंसी मिली क्या, कोई गलतियां मिली क्या, मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स मिले क्या, गलतियां मिलने की वजह से उस एरिया की रिस्क लेवल को बढ़ाना पड़ा क्या, और आखिरी में मॉडिफिकेशंस करने पड़े कि नहीं करे। देखो सिंपल ऑडिट के फ्लो में सारी बातें अरेंज्ड है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट मैटर्स, अब ऐसे 230 बोलता है सिग्निफिकेंट मैटर्स जो है उनका डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से होना चाहिए। उसमें कितना क्या फॉर्मेट रहेगा, क्या डिटेल्स होंगे, कितने डेप्थ में, वो डिपेंड करता है ये मैटर्स में कितना प्रोफेशनल जजमेंट लगा, ये डिपेंड करता है कितना प्रोफेशनल जजमेंट। जितना ज्यादा ऑडिटर को प्रोफेशनल जजमेंट लगाना पड़ा होगा, माथापच्ची करनी पड़ी होगी, मतलब उतना ये कॉम्प्लिकेटेड मैटर होगा सिग्निफिकेंट मैटर, तो उसमें आपको उतनी डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा। सिग्निफिकेंट मैटर का डॉक्यूमेंटेशन करना है, कितना डेप्थ में डॉक्यूमेंटेशन करना है, कितनी बातें लिखनी है, कैसे बातें लिखनी है, कितने सारे डॉक्यूमेंट मेंटेन करने हैं, कितने डिटेल में बातें लिखनी है, डिपेंड करता है उसमें कितना सोचना पड़ा था, प्रोफेशनल जजमेंट कितना लगा था। जितना प्रोफेशनल जजमेंट ज्यादा लगा होगा उतना डॉक्यूमेंटेशन तगड़ा बनाना पड़ेगा। अब बोले एग्जांपल्स बताओ, कुछ कुछ एग्जांपल्स बताओ जहां पे प्रोफेशनल जजमेंट ज्यादा लगता है, ठीक है। तो वहां पे शॉर्टकट है साफ। आजकल कोरोना के जमाने में, कोरोना, ठीक है, ये बैच मैं दिल्ली में लेता, मुंबई में लेता, दिल्ली में लेता, मुंबई में लेता, बच्चों के सामने लेता, अगर कोरोना नहीं होता, ठीक है, कोरोना नहीं होता तो। अब ऑनलाइन मोड, ठीक है, ऑनलाइन मोड में लेना पड़ रहा है ये बैच, उसमें भी थोड़े बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं अजीबोगरीब। एनीवेज, तो आजकल बहुत मुश्किल है, बहुत जजमेंट लगाना पड़ता है कि कोई चीज साफ है कि नहीं, इसमें कोरोना तो नहीं है, साफ, ठीक है। एस स्टैंड फॉर सब्जेक्टिव, 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 द बेसिस ऑफ ऑडिटर्स कंक्लूजन ऑन रीजनेबलनेस ऑफ एरियाज ऑफ सब्जेक्ट। कुछ एरियाज में बहुत सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कंपनी का गुडविल कितना है, गुडविल रखना कि नहीं रखना, बहुत ज्यादा जजमेंट इन्वॉल्व है, इसको चेक करने में बहुत प्रोफेशनल, मैनेजमेंट को भी बहुत जजमेंट यूज करना पड़ता है, हमको भी बहुत जजमेंट, गुडविल और ऐसे बड़े बड़े एस्टिमेट्स चेक करने में बहुत ज्यादा प्रोफेशनल जजमेंट लगता है। इसका इन डेप्थ डॉक्यूमेंट मेंटेन करना चाहिए कि प्रोफेशनल जजमेंट कैसे बनाया गया,
और इस सिग्निफिकेंट मैटर को कैसे डील किया गया। एस स्टैंड फॉर सब्जेक्टिविटी, जहां पे सब्जेक्टिविटी है बहुत ज्यादा माथापच्ची क्लाइंट की तरफ से, हमारे तरफ से बहुत ज्यादा प्रोफेशनल जजमेंट, तो इसके बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स हमने मेंटेन, डिटेल में पूरा एक्सप्लेनेशन डॉक्यूमेंट मेंटेन करना चाहिए। ए स्टैंड फॉर ऑथेंटिसिटी, ठीक है। कभी कभी ऑडिट करते वक्त हमको दिखता है अरे ये डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट थोड़ा अजीब दिख रहा है, रेगुलर से अलग है, साइन मैच नहीं हो रही, साइन नहीं है इसमें, स्टैंप नहीं, साइन मैच नहीं हो रही, स्टैंप बराबर नहीं है, थोड़ा फटा हुआ लग रहा, अलग सा लग रहा, अजीब सा लग रहा। कभी कभी ऑडिट करते वक्त फॉर्मेट्स को देखकर, सिग्नेचर्स को देखकर, स्टैंप को देखकर हमको डाउट होता है ऑथेंटिसिटी पे। बहुत बड़ी बात है, फ्रॉड तो नहीं है, कोई हमको बेवकूफ बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा, कोई हमको बेवकूफ बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी पे अगर डाउट है तो फिर ऑडिटर ने कैसे प्रोफेशनल जजमेंट, क्या छानबीन की, कैसे अपना प्रोफेशनल जजमेंट यूज किया और कैसे तय किया कि डॉक्यूमेंट भरोसेमंद है कि नहीं। ये भी बहुत दिमाग लगाना पड़ता है प्रोफेशनल जजमेंट, इसको भी अच्छे से डॉक्यूमेंट करो। साफ, एज फॉर सब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी है, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल जजमेंट। ऑथेंटिसिटी पे डाउट था, ऑथेंटिक है कि नहीं पता करना, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल जजमेंट। देन एफ स्टैंड फॉर फैक्टर्स। स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग में जगह जगह पे फैक्टर्स दिए हुए, फैक्टर्स, वो फैक्टर्स को आपने कैसे इंप्लीमेंट किया, कैसे डिसीजन लिया, वो भी ठीक है, बहुत प्रोफेशनल जजमेंट लगता है। जैसे बहुत प्रोफेशनल जजमेंट लगता है इंटरनल ऑडिटर पे भरोसा करना कि नहीं करना, फैक्टर्स है। एक्सपर्ट रखना कि नहीं रखना, फैक्टर्स है। हर चीज के फैक्टर्स है। तो जहां पर भी ऐसे फैक्टर्स है, वो फैक्टर्स को आपने यूज किया है, प्रोफेशनल जजमेंट लाकर आपने यूज किया, डिसीजन लिए है, वो भी प्रोफेशनल जजमेंट बहुत लगता है, उसका भी डॉक्यूमेंटेशन आपने मेंटेन करना चाहिए। लेट्स फ्रीज, आखिरी का क्वेश्चन बहुत ही जोरदार था ये, ठीक है। वी आर थ्रू विथ ऐसे 230, 230 हमारा खत्म हो गया साहब, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू 240। बहुत सारा कोर्स है, बहुत लंबा चौड़ा कोर्स है, ठीक है। लेट्स फ्रीज गाइस, हम लोगों ने आज कोर ऑडिट प्रोसेस देखा, उसके बाद में कोर ऑडिट प्रोसेस देखा, उसके बाद हम लोगों ने ऐसे 200 में देखा, 200 वाली चीजें कवर की, फिर 200 के बाद में हमने 210 कवर किया, एंगेजमेंट रेट 220, हम लोगों ने क्वालिटी कवर किया, ऐसे 230। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है, ट्रिकी क्वेश्चंस है, उसको हम लोग एक एक करके करते जा रहे हैं, ठीक है। आप जहां पर भी थक जाए आप खुद अपना ब्रेक ले सकते हो, और अगर कोई भी प्रॉब्लम, अगर आपको ऐसा लगे स्पीड ज्यादा है, कुछ भी है, ओके। देखिए गाइस, अभी कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि कंपनी ऑडिट और कारो करवा दो आप, ठीक है। इसलिए हमने छोटे छोटे सेशंस रखे, हमने छोटे छोटे सेशंस रखे, 1.5 घंटे का सेशन, आधा घंटा ब्रेक, फिर 1.5 घंटे का सेशन, और फिर अगला सेशन, ठीक है, उसके टाइमिंग भी हम डिस्कस कर लेंगे। और सबसे ज्यादा तकलीफ बच्चों को स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और उससे रिलेटेड ज्यादा चैप्टर्स में होते हैं, उसमें समझने की बात बहुत ज्यादा होती है, तो हम पहले उस पर फोकस कर रहे हैं। तो बीच में से कंपनी ऑडिट करवा दो, कारो करवा दो, ऐसा अभी प्लान में तो नहीं है, इट इज नॉट इन द प्लान। चलो बच्चों, सिर्फ आधा घंटा है, आधा घंटा है, फटाफट फटाफट निपटा देते चीजों को, लेट्स डू इट फास्ट। आपको कैसा लगे तो बीच में आप खुद पॉज, वीडियो पॉज करके ब्रेक ले लीजिए, मैं चलता रहूंगा, ठीक है। ओके, नाउ क्योंकि क्वेश्चंस है बहुत सारे, ठीक है। आई होप आई एम ओके विद द स्पीड, आई होप आई एम ओके विद द स्पीड। कन्फेस आउट की जो लिंक है उस पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, और जो लोग ये वीडियो बाद में देख रहे हैं, प्लीज auditguru.in डिस्कशन पॉइंट एरिया है, डिस्कशन पॉइंट एरिया है, वो डिस्कशन पॉइंट एरिया में आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। बाकी मीडियम्स यूज ना करें, नहीं तो मैं परेशान हो जाता हूँ। मतलब व्हाट्सएप अलग दौड़ रहा है, टेलीग्राम अलग दौड़ रहा है, जीमेल अलग दौड़ रहा है, ठीक है। और करेक्ट, ये सब इतना इतने सारे मीडियम्स देखना पॉसिबल नहीं है, कन्फेस आउट अलग से दौड़ रहा है। लाइव के लिए कन्फेस आउट सही है, बाकी के लिए आप साइट पर डाउट्स पूछिए,
नाउ ऐसे 240 और सब लोगों की जिम्मेदारी है जैसे ये सेशंस खत्म हो, ठीक है, ये पीडीएफ से आप चीजों को रिवाइज कर ले, क्यों आप फटाफट रिवाइज कर ले चीजों को। नाउ लेट्स सी गाइस, नेक्स्ट इज फ्रॉड्स, ठीक है। फ्रॉड क्या होते हैं और कितने टाइप के फ्रॉड होते हैं, फ्रॉड क्या होते हैं और कितने टाइप के फ्रॉड होते हैं, करेक्ट। इसके लिए हमने एक चार्ट है हमारे पास, वो चार्ट देखते हैं। आप लोग आ जाइए, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन 240.01, 240.01, 240.03, ये सब कुछ वहां पे कवर हो जाएगा। लेट्स सी गाइस, लेट्स ट्राई टू फिनिश ऑफ, ठीक है। व्हाट डू मीन फ्रॉड, ठीक है, बहुत आसान है। जब जब दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, उससे छोटे मैनेजमेंट या उससे छोटे एम्प्लॉयज इंटेंशनली जानबूझकर इंफॉर्मेशन को ओमिट करते हैं, छोड़ देते हैं, निकाल देते हैं, इंफॉर्मेशन को ओमिट करते हैं, या फिर फॉल्सिफाई करते, मैनिपुलेट करते, झूठ बोलते, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देते हैं, इन जब दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस या मैनेजमेंट या उससे छोटे एम्प्लॉयज जानबूझकर ओमिशन करते हैं या झूठ बोलते, फॉल्सिफिकेशन, मैनिपुलेशन, मिसलीडिंग, एक ही मतलब है, ऐसा अगर कुछ करते हैं ताकि डिसीव कर सके, लोगों को बेवकूफ बनाया जा सके और उससे अनजस्टिफाइड बेनिफिट उठा सके, उसको हम लोग फ्रॉड बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फ्रॉड, ठीक है। उसको फ्रॉड बोला जाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रॉड। फ्रॉड दो तरह का होता है, इंटेंशनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडजस्ट करना, उसको मिसस्टेट करना, इंटेंशनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडजस्ट करना, उसमें उसको मिसस्टेट करना, उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स करना उसके अंदर, ठीक है, ताकि लोगों को एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन, एक रॉन्ग व्यू मिले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का और कंपनी का, जानबूझ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडजस्ट करना, उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को इंक्लूड करना, सो दैट लोगों को एक गलत व्यू पता चले, रॉन्ग इंफॉर्मेशन इज गिवन टू पीपल रिगार्डिंग फाइनेंशियल कंपनी, उसको बोलते हैं फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसको फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोला जाता है, FFR, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग उसको बोला जाता है साहब, ठीक है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडजस्ट करने कितने तरीके हैं, नंबर एक, ओमिशन कर दो, ओमिशन कर दीजिए। कैसे करेंगे ओमिशन, हाउ टू डू ओमिशन? पहला, ट्रांजैक्शंस डिले कर दो, इस साल के खर्चे डिले कर दो, इस साल के खर्चे डिले कर दो। अगर आप खर्चे डिले कर दोगे, इस साल से ओमिशन हो जाएगा। अगर आप खर्चों को डिले कर दोगे, अगर आप खर्चों को डिले कर दोगे, ठीक है, तो इस साल ओमिशन हो जाएगा, इस साल से, इस साल का ओमिशन हो जाएगा, इस साल से चीजें ओमिट हो जाएगी, खर्चे कम हो जाएंगे, प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। ओमिशन कर दो, खर्चों को ओमिट कर दो, इस साल से ओमिशन हो गया, अगले साल में चले गए, प्रॉफिट्स बढ़ गए। इनकम को एडवांस कर लो, अगले साल से ओमिशन हो जाएगा, इस साल में आ जाएगा, फिर प्रॉफिट्स बढ़ गए, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडजस्ट करने का पहला तरीका है ओमिशन, उसमें उसके अंदर पहला तरीका डीले कर दो चीजों को, खर्चों को डीले करना, लेट बुक करना, इस साल खर्चों को अगले साल बुक करना, ठीक है, दैट इज डीलेइंग या एडवांसिंग। दूसरा, नोट्स टू अकाउंट से डिस्क्लोजर, नोट्स टू अकाउंट से डिस्क्लोजर गायब कर दो। फिक्स एसेट बढ़े हुए दिख रहे हैं 100 करोड़ से, लोगों को ऐसा लगेगा एक्सपांशन है, एक्सपांशन नहीं, रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन का नोट डिलीट कर दो, लोगों को एक्सपांशन लगेगा। शेयर कैपिटल बढ़ गया, लोगों को लगेगा नया पैसा कंपनी में आया है, नहीं, बोनस इशू था, नोट्स टू अकाउंट्स को डिलीट कर दो, ठीक है। अगर डिस्क्लोजर नहीं करेंगे रिवैल्यूएशन का, बोनस का, तो फिर लोगों को गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्ट करने का तरीका बहुत सिंपल, पहला ओमिशन, उसके अंदर पहला या तो डीले कर दो, डीले एंड एडवांस, या फिर
नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर मत दो। दूसरा तरीका है मैनिपुलेशन। अरे मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन करना, फॉल्सिफिकेशन करना, ठीक है, बेवकूफ बनाना। कैसे? फिक्टिशियस जर्नल एंट्री, नकली जर्नल एंट्रीज पास करो। फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज पास करो। फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज पास कर करके लोगों को बेवकूफ बनाओ। कैसे? देखो, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट 8 लाख का था, करंट लायबिलिटी 6 लाख की थी, रेशियो 1.33 था। एक नकली एंट्री पास कर दो, नकली एंट्री पास कर दो, ठीक है, चेक बना के ड्रॉअर में डाल दो, नकली एंट्री पास कर दो कि क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया 4 लाख का, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, करंट एसेट 4 लाख से कम हो जाएंगे, करंट लायबिलिटी 4 लाख से कम हो जाएगी तो 2 लाख हो जाएगी, 2 डन। आपने एक फिक्टिशियस जर्नल एंट्री पास की, करंट एसेट रेशियो 2 का हो गया, 2 तो चाहिए था आपको। सिंपल सा मैथ का प्रिंसिपल है, सिंपल सा मैथ्स का प्रिंसिपल है। क्या सिंपल सा मैथ्स का प्रिंसिपल है? ठीक है, एकदम बहुत ही आसान सा सिंपल सा प्रिंसिपल है साहब। कैसा प्रिंसिपल है कि अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अगर आप न्यूमरेटर, ठीक है, अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को कम करोगे तो रेशो बढ़ जाता है। एक ही अमाउंट से कम करोगे रेशो बढ़ जाता है, इनवर्स है। दोनों को बढ़ाओगे रेशो कम हो जाता है। करेक्ट? तो फिक्टिशियस जर्नल एंट्री पास कर दी, जो रेशो चाहिए वो रेशो लेके आ गए। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट कर दो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, ठीक है, मीटिंग्स, रेगुलर मीटिंग्स थी, बोलो हमने हमने प्लांट के प्लान डिस्कस किए, प्लांट जो प्लांट के डिस्कशन है, प्लांट के डिस्कशन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन डिस्कशन हो रहा है, रेवेन्यू नेचर के खर्चों को डॉक्यूमेंट्स अल्टर करके उसमें गलत चीजें लिखकर उसको कैपिटल नेचर का बना दो और कैपिटलाइज कर दो, प्रॉफिट्स बढ़ गए। मैनिपुलेशन, मिस एप्लीकेशन, मिस एप्लीकेशन अकाउंटिंग पॉलिसीज प्रिंसिपल, एडजस्टिंग अजम्पशन, अजम्पशन के साथ खेल लो, ठीक है, अजम्पशन के साथ यूजफुल लाइफ बढ़ा दो, डेप्रिसिएशन कम प्रॉफिट बढ़ जाएगा, रेसिडुअल वैल्यू कम, रेसिडुअल वैल्यू को बढ़ा दो, डेप्रिसिएशन कम प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अजम्पशंस के साथ खेलो, ठीक है, यूजफुल लाइफ के साथ खेल रहे हैं, रेसिडुअल वैल्यू के साथ में खेल रहे हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के साथ में खेल रहे हैं, ठीक है, या फिर एक कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन में एंटर करो और उसकी अकाउंटिंग गलत तरीके से करो, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन में, ठीक है। एग्जांपल, ये ए लिमिटेड है, ये बी लिमिटेड है, ए लिमिटेड है और बी लिमिटेड है। ए ने सेल किया 1 लाख रुपए में, बी ने उसी को परचेस किया 1,10,000 में, ठीक है, ये 6 महीने बाद हो रहा है। अजीब सा ट्रांजैक्शन है, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है। कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन क्यों है? व्हाई इज अ कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन? कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन क्यों है साहब? कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन इसलिए है, ठीक है, कि जो गुड्स मैं बेच रहा हूं, जो गुड्स मैं बेच रहा हूं वही गुड्स मैं वापस खरीद भी रहा हूं, बेच भी रहा हूं, खरीद भी रहा हूं। अजीब सी चीज है, अजीब चीज है, बहुत ही। 1 लाख में बेचा, 1,10,000 में वापस दे लिया। अरे ये दिखने के लिए, ठीक है, दिखने के लिए सेल परचेस है, दिखावा है, सब झूठा है ये सब, ठीक है, मिस एप्लीकेशन है। ये सेल परचेस नहीं है साहब, दिस इज नॉट सेल परचेस। ये क्या है? ये लोन टेकन है, खुद के गुड्स बेचे और खुद ही लिए, वो भी ज्यादा में लिए, ऐसा कैसे होता है? दिस इज लोन टेकन। कैसे लोन टेकन? जब गुड्स बेचे ना तो 1 लाख का लोन लिया एंड गुड्स इज गिवन एज सिक्योरिटी। अच्छा, सेल सेल नहीं है, लोन ऑफ 1 लाख टेकन एंड गुड्स गिवन एज सिक्योरिटी। परचेस परचेस नहीं है, लोन रीपेमेंट है।
इट इज लोन रीपेमेंट, ठीक है, गुड्स की सिक्योरिटी वापस ले रहे हैं और 1,10,000 विथ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है। और तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने के 3 तरीके, उसमें एग्जांपल्स बताया मैंने आपको, या तो एस्टिमेट्स एडजस्ट कर दो, या तो कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के साथ खेल दो, या फिर दूसरे तरह का फ्रॉड होता है, दूसरे तरह का फ्रॉड होता है, दैट इज मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स की चोरी। उसमें 2 चीजें होती है, कैश की चोरी या स्टॉक की चोरी। उसमें 2 तरह की चोरी हो सकती है, कैश की चोरी या फिर स्टॉक की चोरी, ठीक है। ठीक है, तो बहुत सिंपल, बहुत ही आसान। नाउ कैश की चोरी 2 तरीके से हो सकती है। जब पैसा आ रहा है ना, बुक्स में रिकॉर्ड ही मत करो, बुक्स में रिकॉर्ड मत करो, सप्रेस, छुपा दो, बुक्स में रिकॉर्ड ही मत करो, आप छुपा दो चीजों को, सप्रेस, सप्रेस कैश रिसिट्स, कैश रेट को सप्रेस कर दो, बुक्स में रिकॉर्ड ही मत करो और पैसे गायब कर दो। या तो पैसे आते वक्त ही उसको गायब कर दो, या फिर पे करते वक्त ज्यादा पे करो और बाहर निकाल दो। आते वक्त गायब कर दो, बुक्स में लाओ मत, बाहर से बाहर कर दो, देखेंगे। या फिर पे करते वक्त ज्यादा पे करके फिर बुक से बाहर कर दो। वैसे स्टॉक में हो सकता है, चोरी हो सकती है स्टॉक की आते वक्त, जाते वक्त, या पर्सनल यूज हो सकता है। तो ऐसे 240 में, ऐसे 240 में, ऐसे 240 में हम लोगों ने पढ़ा, ऐसे 240 में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि फ्रॉड क्या होता है, कितने टाइप के फ्रॉड्स, क्या होता है, कितने टाइप के फ्रॉड्स होते हैं और कैसे उसको करना। नाउ 240.05 मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स नवंबर 19 के आरटीपी में है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा है कि मैनिपुलेशन, क्वेश्चन ये पूछा है, क्वेश्चन आस्क्ड इज कि मैनिपुलेशन, ठीक है, कैसे किया जाता है, लेकिन इन्होंने समझाया कि क्यों होता है। मैनिपुलेशन अकाउंट्स मतलब, मैनिपुलेशन करना मतलब फिक्टिशियस, अभी हम पढ़ कर आए, फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज को जानबूझकर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज को पास करना, नकली जर्नल एंट्रीज को पास करना, या फिर जानबूझकर जो सपोर्टिंग रिकॉर्ड्स है, सपोर्टिंग रिकॉर्ड्स को सपोर्टिंग रिकॉर्ड्स को सपोर्टिंग रिकॉर्ड्स को फॉल्सिफाई करना, उसको अल्टर करना, उसको एडजस्ट करना, उसके बेस पे एंट्रीज पास करना, गलत एंट्रीज। मैनिपुलेशन करना मतलब झूठी एंट्रीज पास करना, झूठे डॉक्यूमेंट्स बनाना, डॉक्यूमेंट्स में झूठे एडजस्टमेंट्स करना और उसके बेस पे अकाउंटिंग करवाना, ठीक है। अब इन्होंने समझाया है कि ऐसे काम करने में हायर लेवल के मैनेजमेंट इन्वॉल्व है। इन्होंने समझाया है कि क्यों, ठीक है, वाई क्वेश्चन था, अब इंस्टीट्यूट की महानता है, तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना। मैनिपुलेशन के बारे में आया तो ये जवाब देना है। हाउ पूछा था उन्होंने, वाई क्यों होता है फ्रॉड, सिंपल है, या तो प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए या तो प्रॉफिट को डिक्रीज करने के लिए। इंक्रीज क्यों करते हैं, 2 रीजन दिए, इंक्रीज क्यों किया जाता है, वाई इट इज इंक्रीज्ड, ठीक है, ताकि जो कंपनी की सीईओ है, सीएफओ है, उनको ज्यादा बोनस मिले, उनको ज्यादा बोनस मिले, ज्यादा कमीशन मिले, ज्यादा ईसॉप मिले, ज्यादा बोनस, ज्यादा कमीशन, ज्यादा ईसॉप, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। या फिर इसलिए, या फिर ज्यादा डिविडेंड, जानबूझकर ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर कर सके। मैनिपुलेशन इसलिए करते ताकि प्रॉफिट्स बढ़ जाए, प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे तो एम्प्लॉयज की बल्ले बल्ले, और शेयर होल्डर्स को भी ज्यादा डिविडेंड बांट दे रहे हैं, लोन के पैसे डिविडेंड बांट दे रहे हैं, इसके लिए। या तो प्रॉफिट्स कम करने के लिए, प्रॉफिट्स कम क्यों करता है आदमी, टैक्स कम भरना है, इनकम टैक्स भरना है, या फिर जानबूझ के डिविडेंड नहीं बांटना, नियत ही नहीं है मेरी डिविडेंड बांटने की, छोटे शेयर होल्डर्स में पैसा बांटने की, जानबूझ के डिविडेंड नहीं बांटना है। बड़ी बड़ी कंपनी ऐसा भी करते, जानबूझ के प्रॉफिट नहीं दिखाती ताकि डिविडेंड ना बांटना पड़े, ठीक है। ऐसे 240 पढ़ रहे हैं, व्हाट डू मीन बाय फ्रॉड, उसके टाइप्स हम लोग पढ़ चुके हैं। मैनिपुलेशन क्यों किया जाता है, मैनिपुलेशन क्या होता है, क्यों किया जाता है, वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया, वी हैव सीन दैट आल्सो। हम लोग 11:30 बजे तक, ठीक है, बीच में
कुछ डिस्टर्बेंसेस थे, करेक्ट। ऐसे हमारा सेशन 9:30 से 11 था। 9:30 से 11 हमारा होना था, लेकिन डिस्टर्बेंसेस थे, इसलिए हम लोग उसको एक्सटेंड करेंगे। लेट्स सी नाउ। फिर फ्रॉड को कैसे डिटेक्ट करना चाहिए, हाउ टू डिटेक्ट फ्रॉड को कैसे डिटेक्ट करना चाहिए, खासकर अगर गुड्स की चोरी हुई है, गुड्स की चोरी हुई है, खासकर अगर गुड्स की चोरी हुई है। ये क्वेश्चन मई 16 का मॉक टेस्ट पेपर, मई 17 का आरटीपी, नवंबर 17 का आरटीपी, नवंबर 18 का मॉक टेस्ट पेपर, नवंबर 19 का मॉक टेस्ट पेपर। तो पहले तो समझाना है, ओ साहब अगर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स है, गुड्स की चोरी हो रही है, पहले तो इसको रोकना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। सारे फ्रॉड्स को, सारे फ्रॉड्स एरर्स को, तुम्हारी कंपनी है, तुम इसको रोकोगे, तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है। कैसे रोकोगे, तो बोले पहले समझाते हैं मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। मैनेजमेंट ने क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट ने बहुत सारे काम करने चाहिए। क्या करना चाहिए, नंबर 1 रिकॉर्ड्स रखो, कितने गुड्स आ रहे हैं उसका रिकॉर्ड, कितने गुड्स इशू हो रहे हैं उसका रिकॉर्ड, कितने डैमेज हो रहे हैं उसका रिकॉर्ड, कितने प्रोडक्शन के लिए जा रहे हैं उसका रिकॉर्ड, कितना बेचे उसका रिकॉर्ड, कितने क्लोजिंग उसका रिकॉर्ड। डिटेल रिकॉर्ड्स मेंटेन रखने चाहिए। जितने डिटेल रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे, सबको पता है कि हिसाब रखा जा रहा है, हिसाब रखा है। जितने डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन होंगे, जितना हिसाब हम रखेंगे, उतना उतना ठीक है, गलतियां कम होगी, गलतियां पकड़ी जाएगी। रिकॉर्ड्स रखो। फिर पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग, एक तो रिकॉर्ड्स रखो, रिकॉर्ड्स रखो, और पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग, हर महीने के एंड में स्टॉक टेकिंग कराते रहो, ठीक है। सिक्योरिटी टाइट करो। आप पहले रिकॉर्ड्स रखवाइए, रिकॉर्ड्स के हिसाब से पीरियोडिक स्टॉक स्टेटमेंट, दोनों कनेक्टेड पॉइंट्स है। फिर एक्सटर्नल सिक्योरिटी, बाहर वाली सिक्योरिटी, भाई हमेशा एसेट सेफ और सिक्योर होनी चाहिए, ठीक है। कोई हमेशा सेफ और सिक्योर होनी चाहिए, बिल्कुल कोई भी, नो वन शुड बी एबल, कोई भी चोरी नहीं करना चाहिए। एक्सटर्नल सिक्योरिटी लगा दीजिए, कोई बिना परमिशन के अंदर जा नहीं पाएगा, चुपचाप जा नहीं पाएगा, चोरी करके भाग नहीं पाएगा। एक्सटर्नल सिक्योरिटी लगाइए। जिनको परमिशन है, सिक्योरिटी लगाइए। साथ में कुछ ही लोगों को परमिशन दीजिए जो स्टॉक के पास जा सकते हैं, स्टॉक को, ठीक, स्टॉक के पास जा सकते हैं, स्टॉक को बाहर निकाल सकते हैं। कुछ ही लोगों को परमिशन दीजिए, ऑनेस्ट लोगों को। ऐसा करने से मिस अप्रोप्रिएशन नहीं होगा, और होगा तो पकड़ा जाएगा। रिकॉर्ड्स रखोगे, मिसमैच पकड़ा जाएगा, पीरियोडिक रिव्यू में गड़बड़ पकड़ी जाएगी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी फ्रॉड को पकड़ लेंगे, ठीक है। फ्रॉड हुआ है तो हमको पता है कौन से लोग गए थे, उसमें से किसी ने फ्रॉड किया होगा, पकड़ लेंगे। नंबरिंग के साथ दिया है सब। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है। ये पहले रिकॉर्ड्स चेक करो, रिकॉर्ड्स देखो, रिकॉर्ड्स के अंदर कुछ मिसमैच है क्या, रिकॉर्ड्स में अलग इन्वेंट्री, एक्चुअल में रिकॉर्ड्स देखो अच्छे से, रिकॉर्ड्स मैच हो रहे ना बराबर। रिकॉर्ड से बहुत कुछ आपको गलतियां पता चल जाएगी। देखिए परचेस के, जितना परचेस था उतने गुड्स आए ना, जितना इशू ऑथराइज किया था उतने ही गुड्स भेजे ना। रिकॉर्ड्स चेक करो, वहां से गड़बड़ मिल जाएगी, कुछ गड़बड़ हुई है क्या। फिर फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड करो, उससे समझ में आ जाएगा कुछ मिसमैच है क्या, पकड़ना है ना आपको। रेशियो एनालिसिस करो, 2 एग्जांपल दिए रेशियो एनालिसिस के। अचानक जीपी रेशियो कम हो गया, जीपी रेशियो कम हो गया, क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाए, यार गुड्स की चोरी हुई है, गुड्स की चोरी हुई है, क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया, जीपी रेशियो कम हो गया, जीपी रेशियो कम हो गया, इट इंडिकेट्स मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, ठीक है, इंडिकेट्स कुछ तो गड़बड़ है। फिर रॉ मटेरियल कंजम्पशन एक्चुअल बहुत ज्यादा है, लेकिन इनपुट आउटपुट रेशियो के हिसाब से हमको पता है, हमको पता है कि इनपुट आउटपुट रेशियो के हिसाब से कितना एक्सपेक्टेड कंजम्पशन है, कितना कंजम्पशन होना चाहिए था, ठीक है। ये इनपुट आउटपुट रेशियो, जो एक्चुअल कंजम्पशन इज मच मोर देन एक्सपेक्टेड, गड़बड़ है। इससे मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, रिकॉर्ड्स चेक करके, फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड करके, रेशियो एनालिसिस करके हम चेक कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट कैसे उसको रोक सकता है और हम कैसे चेक कर सकते हैं, वो दिया हुआ है। नेक्स्ट इज व्हाट इज फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, क्या होते हैं ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर। ऐसी चीजें, ऐसी चीजें, ऐसी चीजें जिसको देखकर ऐसा लगे, ऐसी चीजें जिसको देख, ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसे कंडीशंस
ऐसे सरकमस्टांसेस, ऐसी कंडीशंस, ठीक है, जिसके वजह से फ्रॉड हो सकता है। ऐसे सरकमस्टांसेस, ऐसी कंडीशंस जिसके वजह से फ्रॉड हो सकता है, विच कैन लीड टू फ्रॉड, जिसके वजह से फ्रॉड हो सकता है, विच कैन लीड टू फ्रॉड, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है। दे आर कॉल्ड फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। एग्जाम्पल्स फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, ठीक है। देखिए, इसको फ्रॉड ट्रायंगल भी बोलते हैं। 3 ऐसे रीजंस, ऐसे सर्कमस्टांसेस जिसकी वजह से फ्रॉड हो सकता है, उसको हम लोग फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं। 3 तरह के फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, उसको फ्रॉड ट्रायंगल बोलते हैं। नंबर 1, ठीक है, प्रेशर इंसेंटिव। अगर कंपनी पे बहुत ज्यादा प्रेशर है प्रॉफिट दिखाने का, बहुत ज्यादा प्रेशर है प्रॉफिट दिखाने का, प्रॉफिट नहीं दिखाएंगे ज्यादा तो लोन नहीं मिलेगा, कंपनी के शेयर का वैल्यूएशन नहीं होगा, लोग पैसा नहीं लगाएंगे, ये प्रेशर के वजह से मैनिपुलेशन हो सकता है, प्रेशर की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनिपुलेशन हो सकता है, ठीक है। बहुत ही एक आदमी के ऊपर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, बहुत लोन है, वो प्रेशर के वजह से वो चोरी कर सकता है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश गुड्स कर सकता है। प्रेशर, इंसेंटिव, मोटिवेशन, इंसेंटिव होना मतलब मोटिवेशन होना, एनकरेजमेंट होना, ठीक है। अरे बड़ी बड़ी ईसॉप स्कीम्स है, बड़ी बड़ी बोनस स्कीम्स है, ठीक है, मोटिवेशन है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनिपुलेट करेंगे, बोनस मिलेगा, कमीशन मिलेगा, ईसॉप स्कीम मिलेगी, इसलिए लोग मैनिपुलेशन कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। एक बंदे को बहुत बुरी लत लगी हुई है, ऐशो आराम में जीने की आदत है, बहुत खर्चा करने की आदत है, ठीक है, इतना उसको खर्चा, उसके पास उसको भी इंसेंटिव मतलब एनकरेज, उसकी बुरी आदतें उसको एनकरेज करती है चोरी करने के लिए। लेट्स फ्रीज, बहुत आसान। प्रेशर, बहुत सारा प्रेशर होना, मैनिपुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या चोरी के लिए, उसकी वजह से गड़बड़ होती है। या फिर बहुत इंसेंटिव होना, एनकरेजमेंट, इंसेंटिव मतलब मोटिवेशन, एनकरेजमेंट होना गलत चीजों करने के लिए। अगर आपको कंपनी में ऐसी चीजें दिखे, अगर आपको कंपनी में ऐसी चीजें दिखे, इफ यू फाइंड सच थिंग्स, ठीक है, दैट्स अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर, उसको हम लोग फ्रॉड रिस्क फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी, बहुत अपॉर्चुनिटी, अगर बहुत अपॉर्चुनिटी मतलब बहुत आसानी से फ्रॉड कर सकते हैं, ठीक है। अगर इंडस्ट्री में दबदबा है हमारा, जैसा हम बोलते हैं वैसा करेंगे, हम बोलेंगे ना 150 के हिसाब से बिलिंग कर रहा हूं, आगे जाके 50 रुपए कम कर दूंगा, लोग मानेंगे, डोमिनेंट पोजीशन है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। दबदबा है हमारा, हमारे हिसाब से बात चलती है, कर सकते हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही ट्रस्टवर्दी आदमी है, सबके नजर में बहुत ही ऑनेस्ट बंदा है, लोग इसे बहुत भरोसा करते हैं, हर चीज का एक्सेस है उसके पास, सत्यम में मिस्टर राजू। अपॉर्चुनिटी, सिस्टम्स बहुत बेकार है, बहुत ही बेकार वाहियात है, अपॉर्चुनिटी। जब ऐसा दिखे कि फ्रॉड करना बहुत आसान, ठीक है, जब फ्रॉड करना बहुत आसान होता है बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ द कंपनी, पोजीशन ऑफ द पीपल, या फिर वीक सिस्टम्स, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। तीसरा, रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन, एटीट्यूड एंड रैशनलाइजेशन। कुछ लोगों का एटीट्यूड ही खराब होता है, एटीट्यूड बेकार है, बोले प्रॉफिट्स एट एनी कॉस्ट, पैसा एट एनी कॉस्ट, जो करना है करो, एटीट्यूड ही बेकार है। फ्रॉड को सही मानते हैं लोग, कुछ लोग फ्रॉड को सही मानते हैं, अगर कुछ लोग फ्रॉड को सही मान रहे, एटीट्यूड ही बेकार है, इट्स अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर। रीजन है उनके पास, बोले हमको हमारे मैनेजमेंट के लोगों को मोटिवेट करना है, इसलिए हम लोग एडजस्टमेंट कर रहे हैं। एम्प्लॉयज बोलते हैं हमको बोनस कमीशन नहीं दिया, बाकी डिपार्टमेंट को दिया, इसलिए हमने चोरी करेंगे हम। तो अगर आप कंपनी में गए, आपको दिख रहा है बहुत प्रेशर या इंसेंटिव्स है, बहुत ज्यादा प्रेशर है या फिर बहुत ज्यादा मोटिवेशन, इनकरेजमेंट है, ठीक है, फ्रॉड्स करने के लिए, इट्स अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर। आप देख रहे हो बहुत अपॉर्चुनिटी है, आसानी से फ्रॉड कर सकते हैं, इट्स अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर।
आप जाके देख रहे लोगों का एटीट्यूड ही खराब है, रैशनलाइज है, इट्स अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर। अगर जहां पर भी आपको लगे वीडियो स्टॉप करके आप उसको स्लो में भी देख सकते हो, ठीक है। पेज नंबर 192 पे आइए, कॉन्सेप्ट नंबर 240.21, 240.21, 240.21। देखिए ये जो क्वेश्चन बैंक है ना, इट्स अ बाइबल, ये बाइबल है, ठीक है। शायद आप पूरी नहीं कर पाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। जितने क्वेश्चंस मैंने मार्क करके दिए, जितने क्वेश्चंस मैंने मार्क करके दिए, और टाइम बचाना, रिसेंट वाले क्वेश्चंस, एग्जाम क्वेश्चंस छोड़कर, रिसेंट आरटीपीज एमटीपीज के जो क्वेश्चंस आप और थोड़े थोड़े ऐड कर सकते हैं, आप यू कैन कीप एडिंग रिसेंट आरटीपीज एमटीपी स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 2017, 18 और 19, ये 3 साल अगर आपको और पढ़ने की इच्छा हुई तो एग्जाम क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। 2019 2018 के एग्जाम क्वेश्चंस। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, ये क्या है? बहुत सिंपल, बहुत आसान, ठीक है, बहुत ही सिंपल, बहुत आसान। व्हाट इज दिस एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस? ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। हम ऑडिट कर रहे हैं और ऑडिट में हमको शक है, सस्पेक्टेड फ्रॉड है, बहुत ज्यादा कैश में मिसमैच, सस्पेक्टेड फ्रॉड है, एक्चुअल कैश और बुक्स का कैश मैच नहीं हो रहा, देयर इज अ सस्पेक्टेड फ्रॉड, ठीक है। सस्पेक्टेड फ्रॉड है, हमको ऐसा लग रहा है देयर इज सस्पेक्टेड फ्रॉड, या फिर हमको दिख रहा है देयर इज एक्चुअल फ्रॉड, कैशियर ने फ्रॉड किया है। हम जाके मैनेजमेंट को बताते हैं कि यार देखो ऐसा ऐसा है। एक हफ्ता हो गया, मैनेजमेंट कोई एक्शन नहीं ले रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है, कोई एग्जामिनेशन छानबीन नहीं करवा रहा है, कोई रिकॉर्ड चेक नहीं कर रहा है, कोई क्वेश्चनिंग क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर रहा है, उस बंदे को सस्पेंड नहीं कर रहा है, कोई एक्शन नहीं, कोई सस्पेंशन नहीं। पागल ही हो गए हम तो, पगला ही गए हम लोग, पगला ही गए। हमने क्या देखा? अरे भैया हमने क्या देखा है? उसको प्रमोट कर दिया। अगर सस्पेक्टेड फ्रॉड है, एक्चुअल फ्रॉड है, और उसमें हम देखते हैं कि मैनेजमेंट की तरफ से कोई कोऑपरेशन नहीं है, मैनेजमेंट की तरफ से दूर दूर तक कोई कोऑपरेशन नहीं, देयर इज नो कोऑपरेशन एट ऑल फ्रॉम मैनेजमेंट साइड, उल्टा ये अब कुछ अलग ही कर रहे हैं, विश्वास उठता रहा है मैनेजमेंट, उसको बोलते हैं एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। 3 चीजें करनी पड़ेगी। नंबर 1, क्या मुझे ये बातें किसी को रिपोर्ट करनी है क्या? पहले रिपोर्ट कर दो, ये ऐसी बातें मुझे पता चली। कंपनी के दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, कंपनी के दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस वाले लोग हैं, मतलब ऑडिट कमिटी वाले लोग हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनको ये बातें बता दो, टीसीडब्ल्यूजी को बात बता दो। कम्युनिकेट, और किसको कम्युनिकेट करना है? कंपनीज एक्ट के अंदर, ठीक है, रीजन टू बिलीव है कि फ्रॉड है, तो आप सेक्शन 143 में सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग कर दो। पहले ये सोचो, क्या मुझे ये चीजें किसी को रिपोर्ट करने की जरूरत है? एम आई सपोज टू रिपोर्ट इट टू एनीवन? सोच लिया, रिपोर्ट कर दिया हमने, डन, रिपोर्टेड। दूसरा, ठीक है, रिपोर्ट कर दिया हम लोगों ने, रिपोर्ट करने के बाद ये सोचो क्या मैंने विड्रॉ करना चाहिए? अगर आपको लगता है विश्वास उड़ गया, बहुत ही बेकार है साहब, विश्वास उड़ गया मेरा, ठीक है, मेरा पूरा विश्वास उठ चुका है, इन लोगों से पूरा विश्वास उठ चुका है, दूर दूर तक पूरा विश्वास उड़ गया। अगर ऐसा होता है कि दूर दूर तक पूरा विश्वास उठ चुका है, ठीक है, विड्रॉ मतलब इन पे कोई भरोसा ही नहीं अब मेरे को, बहुत ही झूठ बोलते हैं लोग, हर बात झूठ, विड्रॉ कर। अगर विड्रॉ करने के बारे में सोचा तो किस किस से कम्युनिकेट करना है वो भी देख लीजिए। विड्रॉ करते हो, रिजाइन करते हो, सबको अच्छे से जवाब देना, क्यों रिजाइन किया? अरे बहुत बड़ा चेंज है यार, आप आपकी जिम्मेदारी नहीं निभाओगे ऐसा आप बोल रहे हो, बहुत बड़ी बात है। मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करो, देखो कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी आरओसी को इन्फॉर्म करने की जरूरत है, सीएनएजी को इन्फॉर्म करने की जरूरत है, टीसीडब्ल्यूजी को बताओ, सबको विड्रॉल के बारे में क्यों किया, कैसा किया, क्या रीजन था बताओ, उनको बताओ, रेगुलेटरी अथॉरिटी को बताओ, सीएजी को बताओ। 3 बातें हमने करनी चाहिए, ठीक है, इस पॉइंट क्लियर? डिफॉल्केशन ऑफ कैश मतलब कैश की चोरी, कॉन्सेप्ट नंबर 240.25, पेज नंबर 194, पेज नंबर 194। चोरी, चोरी होती कैसे है? बहुत सिंपल, सप्रेशन ऑफ रिसीट्स। बिल मत बनाओ, आप बिल नहीं बनाओगे तो बुक्स में एंट्री नहीं होगी, कैश बुक्स पे नहीं दिखेगा,
कैश बुक्स में नहीं दिख रहा है, एक्चुअल कैश गायब कर दो। ठीक है, चोरी कैसे होती है? सप्रेशन ऑफ कैश। बिल मत बनाओ। अगर आप कैश सेल्स की अकाउंटिंग नहीं करोगे, रिकॉर्ड्स में पैसा नहीं जाएगा, बुक्स में पैसा नहीं जाएगा, एक्चुअल कैश गायब कर दो। ठीक है, मिसलेनियस रिसीट, स्क्रैप बेचा, न्यूज़पेपर बेचा, उसके भी बिल मत बनाओ। बुक्स में पैसा नहीं जाएगा, सपरेशन, बुक्स में पैसा नहीं गया, एक्चुअल कैश गायब कर दो। बिल नहीं बनाना, कैश सेल्स का बिल नहीं बनाना, बिजनेस का बिल नहीं बनाना। बिल बनाओ, बिल बनाओ, बिल बनाओ, सामने वाला बिल मांग रहा है, बिल बनाओ। बिल बनाने के बाद में वहां पे, ठीक है, सब बिल बन गया, उसके बाद 1,000 रुपए का डिस्काउंट दे दो। 1,000 रुपए का डिस्काउंट दे दोगे, बुक्स में 1,000 रुपए कैश कम आएगी, बुक्स की कैश फिर आपने कम दिखा दी, उतने पैसे गायब कर दो। बिल में नकली डिस्काउंट रिबेट दिखाकर कैश, ठीक है, बैलेंस कम करो, उतनी कैश गायब। फिर बिलिंग हो गई थी, ये 3 बातें बिलिंग की। बिलिंग होने के बाद में, ठीक है, बिलिंग के बाद में, बिलिंग हो गई, बिलिंग के बाद बंदा पैसे लाके दे रहा है, ठीक है, पैसे लाके दिए, बैलेंस राइट ऑफ कर दो, बोल दो बैलेंस राइट ऑफ, बोलो कि पैसे डुबा दिए। फिर बुक्स में कम अकाउंटिंग करो कैश की, पैसे गायब। बोलो पैसे डुबा दिए, राइट ऑफ कर दो, पैसे जेब में। गुड्स रिटर्न हो गए ऐसे बता दो, पैसे जेब में। बिलिंग के वक्त गड़बड़ हो सकती है, बिलिंग के बाद जब पैसे मिल रहे तब गड़बड़ हो सकती है। एसेट्स को पूरा जीरो कर दो, राइट ऑफ कर करके डे पे जानबूझ के उसको जीरो कर दो। ठीक है, एसेट को पूरा खत्म कर दो। फिक्स एसेट भी जब रिकॉर्ड से पूरा गायब हो गया, फिर उसको बेच दो और पैसे जेब में डाल लो, किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि बुक्स में एसेट दिख ही नहीं रहा था। बुक्स में एसेट नहीं दिख रहा है, रिकॉर्ड्स में एसेट नहीं दिख रहा है, जो एसेट दिख नहीं रहा है उसको बेच दो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सब में एक ही मॉडस ऑपरेंडी है, बुक्स में उसको बुक मत करो। टीमिंग एंड लीडिंग, मिस्टर ए से 50,000 रुपए मिले, ठीक है, जेब में रख लिए, अकाउंटिंग ही नहीं की। अब मिस्टर ए कुछ समय बाद जब बैलेंस कंफर्म करेगा तो बोलेगा अरे मेरा बैलेंस आपने अपडेट नहीं किया, पकड़ा जाएगा। मिस्टर ए के पैसे गायब कर दिए, करेक्ट। वो फ्रॉड छुपाने के लिए मिस्टर बी के 50,000 यूज कर लो, बी का फ्रॉड छुपाने के लिए सी के यूज करो, सी का डी। इन द प्रोसेस आपने हमेशा के लिए 50,000 रुपए गायब कर दिए। ए का फ्रॉड छुपाने के लिए बी के पैसे, बी का फ्रॉड छुपाने के लिए सी के पैसे, सी का फ्रॉड छुपाने के लिए डी के पैसे। टीमिंग एंड लीडिंग। कैश पेमेंट इन्फ्लेट करना बहुत आसान। नकली परचेस आप बुक करो, बराबर। फेक परचेसेस आप बुक करो, फेक परचेसेस, ठीक है। नकली परचेस बुक कर रहे, पैसा बाहर, चोरी होगी। इन्फ्लेट कर दो, 100 रुपए को 150 कर दो, पैसा बाहर। डमी वर्कर्स, पैसा बाहर। कास्टिंग, आप एक काम करो, रिसीट साइड का टोटल 1 लाख से कम कर दो, बुक का बैलेंस कम दिखेगा, उतना पैसा गायब कर दो। पेमेंट साइड के रोल को ज्यादा बढ़ा दो, फिर बुक का बैलेंस कम हो जाएगा, उतने पैसे गायब। कैश को सप्रेस करो, पेमेंट्स को इन्फ्लेट करो, कास्टिंग में खेल डालो। अब मैं आपको एक स्टैंडर्ड आंसर बता रहा हूं, बता रहा हूं। ये एक ऐसा स्टैंडर्ड आंसर है, कहीं पर भी सस्पेक्टेड फ्रॉड, कहीं पर भी आपको सस्पेक्टेड फ्रॉड या एक्चुअल फ्रॉड दिखा, सस्पेक्टेड फ्रॉड या एक्चुअल फ्रॉड, कहीं पर भी आपको सस्पेक्टेड फ्रॉड या एक्चुअल फ्रॉड अगर आपको नजर आया, ठीक है, तो अगर सस्पेक्टेड एक्चुअल फ्रॉड नजर आया तो आप, ठीक है, तो आप ये आंसर हर जगह कहीं पर भी, ठीक है, जैसे यहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि 24-25 लाख की प्रोविजन है, बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के, बिना किसी एविडेंस के, जानबूझ के बनाया, ये चोरी करनी होगी इसलिए। कहीं पर भी आपको क्वेश्चन में सस्पेक्टेड फ्रॉड या एक्चुअल फ्रॉड आया तो आप लिख सकते हो नंबर 1 एज पर एसेट 240। एसेट 240 जनरल क्या बोलता है कि इफ देयर इज अ पॉसिबल मिस्टेक, आपको ऐसा लगता है कि कोई गलती मिल सकती है, तो फिर सोचो, इवैल्यूएट करो, एग्जामिन करो, क्या वो मटेरियल गलती हो सकती है क्या। अगर वो मटेरियल गलती हो सकती है, अगर वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है, तो एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करो। एडिशनल प्रोसीजर्स, ज्यादा लोगों को लगाओ, ज्यादा मेहनत करो, एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करो, ठीक है, ये देखने के लिए कि सही में मिसस्टेटमेंट है क्या, ठीक है।
ऐसा ऐसे 240 बोलते इन जनरल, इन जनरल, इन जनरल, इन जनरल जब भी, इन जनरल जब भी ऐसा लगे कि फ्रॉड हो सकता है, मिसस्टेटमेंट हो सकता है, ठीक है, अगर लगता है तो देखो ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है, क्या हो सकता है तो एडिशनल प्रोसीजर। फिर सोचो अगर मिसस्टेटमेंट हुआ है, मिसस्टेटमेंट हुआ है तो फिर कितने बड़ा मिसस्टेटमेंट है, अगर मिसस्टेटमेंट हुआ है फिर आपने सोचना चाहिए इज वॉज इज इंटेंशनल, क्या ये इंटेंशनल था, क्या जानबूझ के किया था, क्या अगर इंटेंशनल था, अरे यार इस बंदे ने मुझे जितने भी एविडेंस दिए थे पहले ये सब नकली है, झूठे हैं, ये बंदा नकली है, और कितने बंदे नकली है, क्या पूरा मैनेजमेंट ही नकली है, क्या क्या मुझे असाइनमेंट छोड़ देना चाहिए, अगर निकला तो देखो इज इट इंटेंशनल, कौन से बंदे में प्रॉब्लम है और कितने बंदे में प्रॉब्लम है, कितने झूठे लोग हैं, अगर सब झूठे लोग हैं तो मैंने विड्रॉ कर लेना चाहिए क्या, ठीक है। इंपैक्ट ऑन अदर एरियाज ऑफ ऑडिट बोलते हैं उसको, तो बहुत सिंपल है, अगर पॉसिबल मिसस्टेटमेंट है एडिशनल प्रोसीजर लगा दो, अगर मटेरियल होने वाला तो एडिशनल लगा दो, एक्चुअल मिसस्टेटमेंट फिर सोचो फ्रॉड है क्या है तो उसकी इंप्लीकेशन दो। अब गलतियां मिलने के बाद रेक्टिफिकेशन कराओ एज पर ऐसे 450 रेक्टिफिकेशन कराओ, ठीक है। रेक्टिफिकेशन करने से पहले मटेरियलिटी लेवल को रीअसेस कर लो, फिर से सोच लो एक बार गलतियां मिलने के बाद कौन से एरिया कम रिस्की है, मोर रिस्की है, मटेरियलिटी लेवल को रीअसेस कर लो, रीअसेस कर लो मटेरियलिटी लेवल को, देखो कितनी गलतियां मटेरियल है कितनी इमटेरियल है, उसका रेक्टिफिकेशन करवा लो, रेक्टिफाई किया तो बहुत बढ़िया है तो मॉडिफाई कर देंगे। ये कॉमन पॉइंट्स है, ऐसे 240 के कॉमन पॉइंट्स 450 के। फिर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के बारे में बोल दो, अभी हम पढ़कर आए एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। टू ऐसे 240 के 2 पॉइंट्स बोल दो, ऐसे 450 के बोल दो, एबिलिटी टू कंटिन्यू कर दो, अगर फ्रॉड है तो 143 में रिपोर्टिंग करनी पड़ती है उसके बारे में बात कर लो, कारों के अंदर क्लॉज 10 में रिपोर्टिंग करनी पड़ती है उसके बारे में बात कर दो, ठीक है। केस डिस्कस करो, कंक्लूजन एज पर अबाउ, ये स्टैंडर्ड आंसर है, सस्पेक्टेड फ्रॉड एक्चुअल फ्रॉड कहीं पर भी आया तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है। विद दिस वी आर थ्रू विथ एसे 240, 240 हम लोगों ने खत्म किया गाइज। बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आप लोगों ने, ठीक है, अभी आप लोगों ने शांति से बैठ के, ठीक है, आपने ये क्वेश्चंस जितने क्वेश्चंस हमने किए वो आपने शांति से बैठकर पढ़ने चाहिए उतने ही क्वेश्चन, वही क्वेश्चन पढ़ने ही चाहिए, देखना चाहिए, आपने रिकॉल करना चाहिए, चाहे तो वीडियो को वापस देखना चाहिए, वीडियो को वापस आप लोगों ने देखना चाहिए, फिर अच्छे से आराम करना चाहिए। शाम का सेशन 7:30 बजे का रहेगा, 7:30 से 10:30, उसमें थोड़ा लेट हो सकता है, इसलिए शांति से बैठ के फिर कल का टाइमिंग हम थोड़ा बदलने का सोच सकते हैं, वी कैन थिंक अबाउट चेंजिंग इट, कुछ भी रहेगा। कन्फेस आउट जो लिंक है, उस पर आप बताइए जो भी आपकी बातें हैं, ठीक है। मैंने जानबूझ के फास्ट पढ़ा है क्योंकि ये बैच ही फास्ट है, आप समझिए, बड़ी मुश्किल से हमारे पास में 15 घंटे 2-3 दिन का टाइम है, तो फास्ट हो गई। आप इसको पॉज करके सुन सकते हो, आप इसको फिर से सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, चलिए।